बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आई एम मोहम्मद वसीम साकिब, योर केमिस्ट्री प्रोफेसर। जी बेटा, आज हमने एमडी कैट का लेक्चर नंबर 9 डिस्कस करना है। तो आइए चलते हैं बोर्ड की तरफ। जी स्टूडेंट्स, बेटा आज का तुम्हारा जो लेक्चर है वो ट्रांजिशन एलिमेंट से रिलेटेड है। इसमें जो चीज़ें आज हमने डिस्कस करनी है उसमें हम इंट्रोडक्शन, डिफरेंस बिटवीन डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, फिर उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उनकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स जिसमें बाइंडिंग एनर्जी है, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट के बारे में, कोवलेंट रेडियाई एंड आयनिक रेडियाई के बारे में इंफॉर्मेशन होगी। पैरामैग्नेटिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट और कैटलिस्ट के तौर पे जो ट्रांजिशन एलिमेंट एक्ट करते हैं उनके बारे में, कलर, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स और एलॉय फॉर्मेशन जो है वो उनके बारे में डिस्कशन होगी। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, उनके जो कंपोनेंट्स हैं जिनमें सेंट्रल मेटल एटम है, लिगेंड्स हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, चार्ज ऑन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर, इनके बारे में डिस्कशन होगी। इनकी नॉमेनक्लेचर और इसकी ज्योमेट्री के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बेटा, इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट की डेफिनेशन आती है। बेटा ये वो एलिमेंट्स हैं जिनमें डी या एफ जो सबशेल है वो पार्शली फिल्ड होता है, उनको हम जो है ना वो ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं, या इनकी जो कॉमनली अकरिंग ऑक्सीडेशन स्टेट हैं उनके अंदर भी जो है ना वो डी या एफ जो है वो पार्शली फिल्ड मौजूद हो तो उनको भी जो है वो ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। ये वो वाले एलिमेंट्स हैं जो बेटा एस और पी के दरमियान लाई करते हैं। एस और पी ब्लॉक जो है पीरियोडिक टेबल में उसके दरमियान जो ब्लॉक लाई करता है वो डी ब्लॉक है। और इनको हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि ये वो वाले एलिमेंट्स हैं जो कि एटलीस्ट एक ऐसा आयन बनाएं जिनमें पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल जो है वो इन्वॉल्व हो, या पार्शियली फिल्ड एफ जो ऑर्बिटल है वो इन्वॉल्व हो, तो फिर उनको डी या एफ जो है ना वो एलिमेंट हम वो तो कहते हैं, लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट भी उन्हें कहा जाता है। जी बेटा, अब जो हमारा मेजर फोकस है वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स पे होगा और उसमें हमारे पास दो मेजर कैटेगरीज हैं जिनमें जो है वो टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स आते हैं और नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स आते हैं। जो टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं 3D सीरीज के, उनमें हमारे पास टाइटेनियम आ जाता है, उनमें वेनेडियम, फेरस, मैंगनीज, निकल, कोबाल्ट वगैरह आ जाते हैं। और जो नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं उसमें दो ग्रुप आते हैं, 3B जिसमें स्कैंडियम, यूट्रियम और लैंथेनम आता है, और 2B जिसमें जिंक, कैडमियम और मरकरी हमारे पास आ जाता है। जो ग्रुप 3B के एलिमेंट्स हैं बेटा, ये ट्रांजिशन एलिमेंट तो होते हैं बाय डेफिनेशन, इन्हें अगर उनकी डेफिनेशन की जाए तो ये ट्रांजिशन एलिमेंट है। इनमें डी जो है ना वो उसके अंदर पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल जो है वो मौजूद होगा, पार्शियली फिल्ड डी सबशेल मौजूद होंगे, लेकिन जो है ना वो चूंकि ये ज्यादातर ट्राई पॉजिटिव आयन की शक्ल में एग्जिस्ट करते हैं तो फिर इनमें कोई डी इलेक्ट्रॉन नहीं रहते। अभी हम थोड़ी देर बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को जब डिस्कस करेंगे उसमें हम इसके बारे में डिटेल डिस्कशन करनी है। तो जब उनमें डी इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते फिर वो टिपिकल डेफिनेशन जो है उसकी ट्रांजिशन एलिमेंट की उनको फॉलो नहीं करते, तो फिर इनको नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है। और ये जो कलर भी शो नहीं करते, जो कि ट्रांजिशन एलिमेंट की एक कैरेक्टरिस्टिक है। इसी तरह जो ग्रुप 2B के एलिमेंट है जिसमें जिंक, कैडमियम, मरकरी है, ये ज्यादा डाई पॉजिटिव आयन की शक्ल में एग्जिस्ट करते हैं। तो डाई पॉजिटिव आयन जो है उसमें दो इलेक्ट्रॉन जो ना 4s में से जाते हैं, 3D फुली फिल्ड हो जाता है, और ये भी जो है ना वो कोई कलर शो नहीं करते, तो फिर ये भी टिपिकल प्रॉपर्टी जो ट्रांजिशन एलिमेंट की वो शो नहीं करते, फिर इनको नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट जो है वो कहा जाता है। अब बेटा जो स्लाइड आपके सामने है वो है डिफरेंस बिटवीन द डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं ये वो वाले एलिमेंट्स होते हैं जिनमें पार्शियली फिल्ड डी सबशेल जो है मौजूद होगा, इनको डी ब्लॉक एलिमेंट कहा जाता है। जिंक, कैडमियम, मरकरी जो है इनको भी ट्रांजिशन एलिमेंट कंसिडर कर लिया गया है, हालांकि इनमें कोई पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल मौजूद नहीं है। कुछ प्रॉपर्टीज जो है उनकी मैच करती हैं जिनकी वजह से इनको भी ट्रांजिशन एलिमेंट कंसिडर किया गया है। कॉपर अपनी जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में उसके अंदर डी जो सबशेल है वो पार्शियली फिल्ड जो ना उसमें नहीं होता, फुली फिल्ड जो उसमें डी फुली होने की वजह से जो ना कॉपर जीरो हालत में चूंकि एग्जिस्ट नहीं करता। कॉपर ज़्यादातर आयनिक फॉर्म में, क्योंकि मेटल है तो आयनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, तो कॉपर +2 आयन में जब ये होगा तब ये डी पार्शली फिल्ड होगा, और डी पार्शली फिल्ड होने की वजह से वो ट्रांजिशन इन नेचर जो है वो हो जाएगा। इसी तरह गोल्ड है, हमारे पास सिल्वर है, इनमें कोई पार्शली फिल्ड डी ऑर्बिटल नहीं होता इनकी जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में, लेकिन जब सिल्वर आयन +2 हो जाए तो उसमें 4D9 हो जाता है, और गोल्ड +3 हो जाए तो 5D8 हो जाता है, तो फिर ये जो है वो ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाते हैं और इनको आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट जो है वो कहा जाता है। जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है बेटा, ये वो वाले एलिमेंट है जिनमें एफ जो सबशेल है वो पार्शियली फिल्ड होगा, उनको एफ ब्लॉक एलिमेंट कहा जाएगा, और इनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहा जाता है। इसमें दो मेजर रोज आती हैं,
एक हमारे पास लेंथेनाइड है जो लेंथेनम से आगे स्टार्ट होती है, तो इसको लेंथेनाइड सीरीज कहा जाता है, और एक एक्टिनम से आगे स्टार्ट होती है जो कि एक्टिनाइड इन सीरीज है। ये जो एक्टिनाइड्स हैं बेटा ये सारे रेडियो एक्टिव इन नेचर होते हैं। अब बेटा एक कंपैरिजन है, जो स्लाइड आपके सामने उसमें कंपैरिजन है डी ब्लॉक एलिमेंट और एफ ब्लॉक एलिमेंट का। डी ब्लॉक एलिमेंट का मैंने अभी नाम बताया कि आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं, और एफ ब्लॉक को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है। डी ब्लॉक में जो ऑल द डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो 4 सीरीज में जो है ना वो डिवाइड होती है, और उन सीरीज को हम 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज और 6D सीरीज कहते हैं। हमारे कोर्स में जो है वो मेजरली तो 3D सीरीज ही है, लेकिन कुछ MCQs जो हैं जो पास्ट पेपर में आए हैं वो 4D और 5D सीरीज में भी जो एलिमेंट्स हैं उनसे रिलेटेड है, तो फिर हम उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को भी डिस्कस करेंगे। इस तरह एफ ब्लॉक एलिमेंट इनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है। तमाम जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उनको 2 मेजर सीरीज में डिवाइड किया गया, लेंथेनाइड सीरीज जो कि सीरियम से शुरू होकर लुटीशियम तक चलती है, और एक्टिनाइड सीरीज जो है वो थोरियम से शुरू होकर लॉरेंशियम तक जो है वो चलती है। तो फिर हमारे पास जो है ये दो कैटेगरीज आ गई, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो मेजरली हमने जो डिस्कशन करनी है वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स पे होगी। अब बेटा जो स्लाइड आपके सामने है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट की जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, प्रॉपर्टीज हैं, उनमें सबसे पहले नंबर पे कि दे शो द फॉलोइंग रिजेम्बलेंस इन द प्रॉपर्टीज। तो उनमें सबसे पहले हमारे पास जो है वो दे आर ऑल मेटल्स इन ट्रू सेंस। जैसे हमारे पास आयरन है, टाइटेनियम है, क्रोमियम है, निकल है, कॉपर है, ये सारी बेटा हमारी डेली लाइफ में यूज़ होने वाली जो मेटल्स है। जैसे आयरन जो है उसके हम गेट बनवाते हैं, विंडोज़ बनवाते हैं, और जो कॉपर है उसको वायरिंग वगैरह के लिए यूज़ किया जाता है, निकल कोटिंग के लिए यूज़ की जाती है मोस्टली। टाइटेनियम की जो ना डिफरेंट बॉडीज़ बनती हैं, तो ये सारी जो ना वो मेटल्स है इन अ ट्रू सेंस। दे आर ऑल हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग मेटल्स विद हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होते हैं, तो फिर ये हार्ड और स्ट्रॉन्ग मेटल्स होती हैं। गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी हैं, जैसे कॉपर, सिल्वर, गोल्ड वगैरह, ये अच्छे कंडक्टर होते हैं बेटा। दे फॉर्म एलॉयज, ये सबसे यूनिक प्रॉपर्टी जो इनकी इन मेटल्स की खास तौर पे कि ये एलॉय बड़े स्टेबल एलॉयज बनाते हैं। वैसे तो जो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स हैं वो भी एलॉयज बना लेते हैं, लेकिन इनके एलॉयज जो हैं वो ज़्यादा बेहतर जो है ना वो दूसरे एलिमेंट्स के साथ बनते हैं। तो फिर दे फॉर्म एलॉयज विद अदर एलिमेंट्स, और आपस में भी बना सकते हैं। जिसकी जो बेस्ट एग्जांपल है वो स्टील है। स्टेनलेस स्टील जो है वो हमारी डेली लाइफ में यूज होने वाला एक इंपॉर्टेंट एलॉय है। दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। आयरन है जैसे +2 है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। कॉपर +1 +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। इस तरह क्रोमियम है वो +3 +6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। मैंगनीज +2 +7 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है शो करते हैं। तो ये इनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करना एक कॉमन प्रॉपर्टी है। देयर आयंस एंड कंपाउंड्स आर कलर्ड इन सॉलिड स्टेट एज वेल एज इन द सोल्यूशन। इनके आयंस जो है बेटा वो या इनके जो एक्वा सोल्यूशन है वो कलर्ड होते हैं, मोस्टली के, सबके नहीं होते, कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। और जो है वो एटलीस्ट जो है वो आप कह सकते हैं कि एक या एक से ज़्यादा स्टेट में ये कलर जो है ना वो शो करते हैं। और सबसे जो इनकी एक और यूनिक प्रॉपर्टी है कि ये कैटलिस्ट के तौर पे जो है ना वो एक्ट करते हैं। मोस्टली ये कॉम्प्लेक्सेस बना लेते हैं, कॉम्प्लेक्सेस बनाते हुए जो है ना वो एक इंटरमीडिएट जनरेट करते हैं, जिसको बाद में प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना आसान होता है, या खुद बहुत प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं। जो रिएक्शन इंटरमीडिएट जो है ना इनकी वजह से डेवलप होता है, और वो आगे जो है ना उसको जल्दी कन्वर्ट करते हैं प्रोडक्ट में बाय डिक्रीजिंग देयर एक्टिवेशन एनर्जी। तो फिर कॉम्प्लेक्स बनाना है, कैटलिस्ट के तौर पर एक्ट करना है, ये उनकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं बेटा। अब बेटा इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जिसमें मैंने 3D जो हमारे पास सीरीज़ है, 4D सीरीज़ है और 5D सीरीज़ है, उन सब की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को मैंने बोर्ड पे लिख लिया है। स्लाइड में भी आपके सामने शो हो रही है बेटा। इनकी जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है n-1 D के अंदर इलेक्ट्रॉन 1 से 10 तक, और ns1 से जो 2 तक इलेक्ट्रॉन इसमें जो ना मौजूद होते हैं। बेटा देखें ये उनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। 3D सीरीज में स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, फेरस, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक वगैरह आ जाते हैं। यहाँ पे हमारे पास यूट्रियम है, जर्कोनियम है, नोबिलियम है, मोलिब्डेनम है, हमारे पास जो है ना वो टेलोरियम है, रुदीनियम है, रोडियम है, प्लाडियम है, सिल्वर है, कैडमियम है। ये सब की बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो यहाँ पे मेंशन कर दी गई है। अब जो 3D सीरीज है उसमें आर्गॉन यूज होता है। आर्गॉन 18 है। 18 के बाद ये 4s2 पहले फिल होता है, जो कि n+l रूल या विजर रूल है। वो ये कहता है कि जिसकी एनर्जी या n+l वैल्यू कम होगी उसमें इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा, तो 4s पहले फिल होता है, 3D बाद में फिल होता है। लेकिन जब ये फिलिंग हो जाती है तो फिर 3D जो है वो लो एनर्जी पे आता है, और 4s जो है वो हाई एनर्जी पे जाता है, क्योंकि 4s चौथे शेल में है। फिलिंग में पहले ही फिल होना है, लेकिन जब इसे लिखा जाएगा तो 3D पहले लिखा जाएगा, 4s बाद में लिखा जाएगा। तो 3D1 है, 3D2 है, 3D3 है। इसकी डिटेल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने बोर्ड पे भी समझेंगे। यहाँ पे 2 जगह पे एक्सेप्शन है, क्रोमियम में
और कॉपर में यहाँ पे जो है ना वो 3d4 होना चाहिए था, 4s2 होना चाहिए था, लेकिन d4 और d9 अनस्टेबल होते हैं तो फिर d5 और d10 में कन्वर्ट हो जाता है, 3d5 4s1 हो जाता है और कॉपर में 3d10 4s1 हो जाता है। यानी सिर्फ इन दो जगह पे ये 4s1 है, बाकी जगह पे जो ना 4s2 ही रहता है। तो ये उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आ जाती है। 4d सीरीज जो है उसमें भी बेटा कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे यहाँ पे जो नोबिलियम है इसमें 4d4 5s1 होता है, 4d3 नहीं है, 4d4 है और वो ज़्यादा स्टेबल है। यहाँ पे जो 4d4 जो ना बिल्कुल 3d4 की तरह से अनस्टेबल नहीं, बल्कि ये स्टेबल हो जाता है, 5s1 हो जाता है। और फिर एक्सेप्शन हमें नज़र आती है कि 4d5 के बाद 4d6 आना चाहिए था, 4d7 हो जाता है रुदीनियम में, और फिर जो है ना वो 5s1 ही रहता है रोडियम में भी, इन दोनों में 5s1 रहता है और 5s जो है ना खत्म होकर 4d10 जो है वो स्टेबलाइज हो जाता है प्लाडियम में, एंड देन फिर 5s जो है वो उसमें फिलिंग की इलेक्ट्रॉन की फिलिंग जो है शुरू होती है। इसी तरह जो हमारे पास 5d सीरीज है इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस हैं। उन एक्सेप्शंस में अगर आप देखें तो ये हमारे पास 5d जो ना 4 है टंगस्टन में, और 6s2 आ जाता है, अगेन यहाँ पे d4 जो है ना वो आ जाता है हमारे पास, और जो है ना वो d6 जो है उसके बाद d7 और d7 के बाद d9 आ जाता है, 6s1 हो जाता है। यहाँ पे d9 अनस्टेबल नहीं है बल्कि स्टेबल हो जाता है 5d9, और फिर जो है ना 5d10 होके इलेक्ट्रॉन आगे फिलअप होना शुरू हो जाते हैं। तो ये कुछ एक्सेप्शंस थी, इसलिए इनको मेंशन किया ताकि इनसे अगर कोई भी एमसीक्यू आता है तो आप उसको आसानी से डिस्कस कर सकें। अब बेटा हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3d सीरीज की, चूंकि उसमें हमारा फोकस ज़्यादा है, उन्हीं में से क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है, तो उसमें 3d 1 से लेकर 10 तक इलेक्ट्रॉन, जैसे यहाँ पे था कि अगर यहाँ पे जो भी नंबर होगा, अगर 4 है तो एक नंबर कम होगा, अगर यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 4d आ जाएगा जैसे ये मेंशन है, और यहाँ पे अगर 6 है तो यहाँ पे जो ना 5d आ जाएगा जैसे यहाँ पे मेंशन है। तो 3d के अंदर 1 से लेकर 10 तक इलेक्ट्रॉन और 4s के अंदर 1 से लेकर 2 तक इलेक्ट्रॉन। अगर बेटा इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखा जाए तो आयरन की एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे कंसिडर की है। आयरन की एग्जाम्पल में आर्गॉन क्योंकि 26 है, आर्गॉन 18 होता है, 18 के बाद 4s2 यानी 18 और ये 2 20, और 20 के बाद ये 6 इलेक्ट्रॉन डी में आ जाते हैं जो कि 26 हो जाते हैं। लेकिन आयरन चूंकि जो ना वो एक मेटल है, आयनिक फॉर्म एग्जिस्ट करेगा, तो फिर इसकी दो जो ना ऑक्सीडेशन स्टेट है, एक +2 वाली एक +3 वाली। +2 वाले में 2 इलेक्ट्रॉन 4s से जाएंगे, 4s वेकेट हो जाएगा और इस तरह से डी के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, तो आर्गॉन 18 और 3d6 हो जाएगा। लेकिन जब आर्गॉन जो ना उसमें वो तो स्टेबल, उससे तो इलेक्ट्रॉन नहीं जा सकते, जब आप एक और इलेक्ट्रॉन रिमूव करना चाहते हैं आयरन में तो +2 से +3 में जब ये जाता है यानी एक और इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है तो ये डी वाला एक इलेक्ट्रॉन माइनस होता है। अब डी के अंदर 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं जो कि डी को स्टेबलाइज कर देते हैं। तो जो आयरन की +3 वाली ऑक्सीडेशन स्टेट है वो ज्यादा स्टेबल है क्योंकि उसके अंदर डी के अंदर जो 5 इलेक्ट्रॉन है वो सबकी एनर्जी एक जैसी, सबकी स्पिन एक जैसी हो जाती है। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, बाकी सारे अनपेयर्ड हैं, तो इन सबकी एनर्जी और जो स्पिन है वो सेम नहीं रहती, यानी 2 पेयर्ड है तो उनमें ऑपोजिट स्पिन भी आ रही है, बाकी सबकी स्पिन सेम है। तो इस वजह से आयरन +2 ज्यादा रिएक्टिव है और आयरन +3 जो है वो थोड़ा स्टेबल ज्यादा है। जी बेटा अब नेक्स्ट टॉपिक को समझने के लिए हम नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, बेटा अब जो हमने टॉपिक समझना है वो है डिटेल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट ऑफ द 3d सीरीज। जो 3d सीरीज है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को जरा डिटेल में समझते हैं क्योंकि इसी से रिलेटेड जो ना ज्यादा एमसीक्यू पूछा जाता है। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, क्योंकि इनमें 3d इन्वॉल्व होते हैं इसलिए इनको 3d सीरीज कहते हैं। जिनमें 4d इन्वॉल्व होगा वो 4d सीरीज, जिनमें 5d इन्वॉल्व होगा वो 5d सीरीज। तो 3d सीरीज में हमारे पास आर्गॉन 18, फिर 4s पहले फिल होता है, 18 और 220 और डी के अंदर एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है। अब जो ना डी के अंदर चूंकि एक इलेक्ट्रॉन आता है तो एक इलेक्ट्रॉन की वजह से ये ट्रांजिशन एलिमेंट जो ना वो कहलाएगा क्योंकि डी जो ना वो इन द प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन है या पार्शियल फिल डी ऑर्बिटल है। लेकिन जब स्कैंडियम +3 बनेगा तो स्कैंडियम +3 का मतलब बेटा ये है कि 2 इलेक्ट्रॉन 4s में से जाने हैं और एक इलेक्ट्रॉन 3d में से जाएगा। तो ये भी 4s और 3d के 3 इलेक्ट्रॉन टोटल माइनस हो जाएंगे तो डी के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं रहेंगे। फिर इस वजह से स्कैंडियम +3 जो ना वो आयनिक स्टेट में ज्यादा एग्जिस्ट करता है, इसलिए फिर हम इसको नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। टाइटेनियम को अगर देखा जाए तो 22 है, ये आर्गॉन है, आर्गॉन 18 है बेटा। आर्गॉन 18 के बाद ये 4s 220 हो गए और ये 222 हो गए। अब जो ना टाइटेनियम +3 फॉर्म अगर देखी जाए जो कि इसकी मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो 2 इलेक्ट्रॉन पहले 4s में से जाएंगे, एक यहाँ से जाएगा, स्टिल देयर इज 1 इलेक्ट्रॉन इन द 3d, तो ये जो ना वो नॉन टिपिकल नहीं बल्कि टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट में आ जाएगा। लेकिन अगर टाइटेनियम +4 हो जाए फिर ये भी इलेक्ट्रॉन जो वो माइनस हो जाता है 3d वाला, तो वो भी फिर जो है ना वो
नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट की प्रॉपर्टी शो करना शुरू कर देता है। इसी तरह नेक्स्ट है बेटा वेनेडियम है, वेनेडियम में आर्गॉन 18 है बेटा, उसके बाद ये 220 और फिर 3 इलेक्ट्रॉन 23 हो जाते हैं। क्रोमियम में आर्गॉन 18 के बाद 4s2 आना चाहिए था और डी के अंदर 4 आने चाहिए थे, लेकिन जो वो एक इलेक्ट्रॉन 4s में से 3d में चला जाता है, डी के अंदर 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं जो कि इसे स्टेबलाइज कर देते हैं, 4s1 हो जाता है। तो हमारे पास जो है ना ये क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो मैंने यहाँ पे जो लिखी है वो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है +3, जिसमें अगर इलेक्ट्रॉन माइनस होते हैं तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन माइनस होगा, ये माइनस हो गया, ये माइनस होगा, डी के अंदर स्टिल 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो फिर ये जो है वो टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट जैसी प्रॉपर्टी शो करेगा। मैंगनीज को देखा जाए आर्गॉन 18 है, फिर 4s2 है, 18 220 और डी के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन 25 हो जाएंगे। आयरन जो है वो आर्गॉन 18 है बेटा, फिर ये 220 और ये 6 इलेक्ट्रॉन जो है वो डी के अंदर आगे, डी के अंदर अब इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग स्टार्ट हो जाती है आयरन से, तो यहाँ पे डी के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन है बेटा। अब ये 18 220 26 हो गए। इसी तरह ये 18 है, ये 220 और ये 7 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो डी के अंदर मौजूद हैं, 27 हो जाएंगे। फिर आर्गॉन 18 है, 220 है और फिर उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डी के अंदर अब चूंकि इंक्रीज होते जा रहे हैं, पेयरिंग स्टार्ट हो रही है, निकल के अंदर डी के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। कॉपर में आगे प्रॉब्लम आती है, आर्गॉन 18 यहाँ पे 2 आना चाहिए थे 20 और फिर डी के अंदर 9 आना चाहिए, डी 9 अनस्टेबल होता है, तो फिर जो है ना वो एक इलेक्ट्रॉन 4s से लेता है और डी 10 हो जाता है, और डी 10 होने की वजह से कॉपर जो है वो जब जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा तो उसमें डी पार्शली फिल्ड नहीं होगा, तो ये भी नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट की प्रॉपर्टी शो करता है। इवन कॉपर +1 में इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएगा तो डी फुली फिल्ड होगा, तब भी ये नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट जैसी प्रॉपर्टी शो करता है। लेकिन कॉपर चूंकि नेचुरली ज्यादा +2 जो ना स्टेट में एग्जिस्ट करता है, तो फिर +2 का मतलब है यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन माइनस होगा, डी के अंदर 9 इलेक्ट्रॉन यानी पार्शली फिल्ड डी ऑर्बिटल हमारे पास आ जाएंगे, पार्शली फिल्ड डी सबशेल बन जाएगा, तो फिर ये टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट जैसी प्रॉपर्टी शो करना शुरू कर देता है। इसी तरह जिंक है, आर्गॉन 18 है, फिर ये 220 और ये डी के अंदर फुली फिल्ड जिंक में अगर 2 इलेक्ट्रॉन माइनस हो भी जाएं तो डी फुली फिल्ड जो रहता है, जो कि टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट जिसकी प्रॉपर्टी शो नहीं करता, तो फिर इसको हम नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट का नाम देते हैं। ये बेटा उनकी डिटेल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी। अब बेटा इसी के हवाले से जो MCQs हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द एलिमेंट शो एबनॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कहते कौन सा पेयर है एलिमेंट का जो कि एबनॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करता है। तो बेटा मैंने भी आपको बताया था कि एक क्रोमियम जिसमें 4s1 होता है और एक कॉपर जिसमें 4s1 होता है, बाकी सब में 4s2 होता है, तो इनको एबनॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाले एलिमेंट कहते हैं। पहली ऑप्शन है निकल एंड कोबाल्ट, बीटा ऑप्शन जो है वो आयरन एंड क्रोमियम, चौथी ऑप्शन जिंक एंड कॉपर, डेल्टा ऑप्शन कॉपर एंड क्रोमियम। तो बेटा यहाँ पे जो हमारे पास एबनॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्रोमियम और कॉपर की होती है। आंसर एक्सप्लेनेशन में भी इनको मेंशन किया गया, 4s1 होता है दोनों में, तो फिर ये एबनॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाले एलिमेंट है, तो फिर इस MCQ का डेल्टा आंसर। जी बेटा नेक्स्ट जो स्लाइड आपके सामने है उसमें कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ जिंक के बारे में कुछ बातें जो है वो मेंशन की गई हैं। बेटा जिंक जो है उसमें टोटल 30 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जैसे यहाँ पे मेंशन किया था, आर्गॉन 18 है, 4s2 है, 3d 10 होता है बेटा, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके सामने मेंशन है। अगर जिंक को +2 हालत में देखें तो ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से माइनस होंगे 4s वाले, क्योंकि ये आउटर शेल में मौजूद हैं, इनर शेल वाले इलेक्ट्रॉन रिमेन इंटैक्ट रहेंगे, तो 4s वाले 2 इलेक्ट्रॉन जाने के बाद जिंक +2 जो ना वो स्टेट में आ जाएगा। अब जिंक जो है वो सेकंड बी ग्रुप से बिलोंग करता है, यहाँ पे मैंने उनके ग्रुप नंबर भी मेंशन किए हैं, कॉपर 1b है, ये 2b है, 3b है, 4b, 5b, 6b, 7b, और ये 3 एलिमेंट जो है आयरन, कोबाल्ट और निकल, ये 8b में जो है वो आते हैं। तो जिंक जो ना 2b एलिमेंट 2b ग्रुप से बिलोंग करता है, नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट है बेटा, नॉन वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ना इसकी +2 हमेशा फिक्स होती है, यानी ये वेरी नहीं करती, ये कलर कंपाउंड नहीं बनाता, ये बोरेक्स बी टेस्ट प्रोवाइड नहीं करता, और जो है इसको रिएक्टिव एनोड के तौर पे जो है वो यूज़ किया जा सकता है। इलेक्ट्रोड जो हम यूज़ करते हैं तो उसमें रिएक्टिव एनोड इलेक्ट्रोड के तौर पे ये यूज़ होता है। गैल्वेनिक सेल जो है ना उसके अंदर इसे यूज़ कर सकते हैं, ड्राई अल्कलाइन सेल में से यूज़ करते हैं, सिल्वर ऑक्साइड सेल के अंदर इसे बेटा यूज़ करते हैं, तो ये उसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। जिंक के साथ 7 वाटर मॉलिक्यूल आ जाएं तो ये वाइट विट्रियोल कहलाता है, यानी वाइट कलर का एक सॉल्ट है जिसको कलरलेस केमिस्ट्री की लैंग्वेज में हम इसे कलरलेस सॉल्ट जो है वो कहते हैं। अब बेटा MCQ है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मैंगनीज 25 इज, बेटा मैंगनीज 25 उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो मैंगनीज आर्गॉन 18, 3d5 है, 4s2 है, तो हमने देखना 3d5 4s2 जो है वो कहाँ मेंशन है। पहली ऑप्शन है आर्गॉन 3d5 4s2, पहली ऑप्शन ही मैच कर रही है। बीटा ऑप्शन 3d10 4s1 है बेटा, वो तो पॉसिबल नहीं है। चार्ली आर्गॉन 3d7 4s2 है, और डेल्टा
जो है वो आर्गॉन 3d8 4s1 है, तो जो मैच कर रही है वो अल्फा ऑप्शन है, तो इस एमसीक्यू का अल्फा आंसर। बेटा नेक्स्ट एमसीक्यू है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ गोल्ड 79 इज। बेटा गोल्ड की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन अभी मैंने आपके सामने मेंशन की थी, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारे पास गोल्ड है 79 ज़ीनॉन 4f14 5d10 6s1, ये बेटा उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है। तो हम देखते हैं कि कौन सी ऑप्शन जो है वो इसे मैच करती है। पहली ऑप्शन है ज़ीनॉन 4f14 5d10 और 6s1, बीटा ऑप्शन जो है वो ज़ीनॉन 4f10 5d10 6s2, चार्ली ज़ीनॉन 4f14 5d9 6s2 और थर्ड ऑप्शन ज़ीनॉन 4f14 5d10 6s2। तो बेटा जो मैच कर रही है वो पहली ऑप्शन है कि जो ज़ीनॉन 4f14 5d10 6s1, तो फिर इस एमसीक्यू का अल्फा आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू बेटा विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द आयंस हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कहते हैं कि इसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो मौजूद होंगे। बेटा ये कॉन्सेप्ट जो है बेसिकली पैरामैग्नेटिज्म का है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे। तो बेटा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अपने याद रखने, सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मैंगनीज +2 और आयरन +3 में होते हैं। ये किस तरह से बेटा देखें, स्कैंडियम मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट थी, यहाँ पे तो डी से इलेक्ट्रॉन सारे गए क्योंकि 4s2 और ये एक इलेक्ट्रॉन गया, तो ये -d के अंदर कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। टाइटेनियम +3 में एक इलेक्ट्रॉन रह जाता है, वेनेडियम +3 में जो ना वो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, यहाँ से एक जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे। क्रोमियम +3 में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे। मैंगनीज +2 में 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। इसी तरह आयरन +2 में 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो डी के अंदर 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। लेकिन अगर आयरन +3 है तो फिर यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, टोटल जो है 5 आ जाएंगे। तो यहाँ पे 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो ये सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसी में आते हैं, क्योंकि कोबाल्ट को अगर देखें तो ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से अगर माइनस होते भी हैं तो बाकी 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और किसी में इतने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है आयनिक स्टेट में। तो पहली ऑप्शन है Mn+2 Fe+3, बार आंसर हो सकता है। बीटा ऑप्शन जो है वो निकल +2 जिंक +2 है। बेटा जिंक +2 में तो कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन माइनस हो तो बाकी डी फुल फिल्ड हो जाएगा, वो कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं। बीटा ऑप्शन भी पॉसिबल नहीं है। चार्ली Mn+3 और Fe+3 है। अगर Mn+3 की बात की जाए तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएंगे, एक यहाँ से जाएगा, डी के अंदर 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, जो कि जो ना वो मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। इसमें चार्ली ऑप्शन कॉपर +3 और कोबाल्ट +2 है। कॉपर +3 का मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से जा सकते हैं, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जाए तो डी के अंदर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो रह जाएंगे। तो फिर ये भी जो है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बनते। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मैंगनीज +2 आयरन +3 जो कि अल्फा ऑप्शन में है, तो इस एमसीक्यू का अल्फा आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू बेटा विच एलिमेंट ऑफ द 3D सीरीज ऑफ द पीरियोडिक टेबल शोज दैट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ द आर्गॉन 3d8 4s2। आर्गॉन 3d8 4s2, तो बेटा आर्गॉन के बाद 3d8 का मतलब है कि 2 4 6 और ये 7 और 8 और 4s2। तो निकल की जो न्यूट्रल हालत में ऑक्सीडेशन, कोई चार्ज ना हो, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट हो बेटा, तो उस वक्त उसके अंदर 3d8 4s2 होता है आर्गॉन के साथ। पहले ऑप्शन है कॉपर में तो 3d10 होता है। बीटा ऑप्शन कोबाल्ट है। कोबाल्ट में देखें आप, कोबाल्ट में आर्गॉन के बाद 3d7 है, और जो चार ऑप्शन जिंक है उसमें 3d10 होता है, और निकल में 3d8 होता है बेटा। तो फिर इससे एमसीक्यू का आंसर निकल ऑप्शन डेल्टा ऑप्शन। जब बेटा कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनमें सबसे पहले नंबर पे बाइंडिंग एनर्जी है, फिर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है। पहले मैं इनको डिस्कस करूंगा और फिर जो है वो हम कोवलेंट रेडियाई और आयनिक रेडियाई और पैरामैग्नेटिज्म वगैरह पे मूव करेंगे। तो देखें बाइंडिंग एनर्जी और मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, ये दोनों चीजें जो ना वो डिपेंड करती हैं इनकी आपस की अट्रैक्शन पे और इनकी आपस की बाइंडिंग पे। कितने इलेक्ट्रॉन जो है वो अवेलेबल हैं फॉर बाइंडिंग, जो कि इनके मेटालिक स्ट्रक्चर को बनाते हैं। तो स्कैंडियम से बात स्टार्ट करते हैं। स्कैंडियम में अगर हम देखें तो एक डी के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो दूसरे स्कैंडियम के साथ जो है वो कितने बॉन्ड बना सकता है, वो एक बाइंडिंग साइट क्रिएट करता है जिसको एक मेटालिक बॉन्ड कहते हैं। तो फिर जो ना उसकी बाइंडिंग एनर्जी भी कम, उसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी कम। लेकिन जब टाइटेनियम में जाते हैं तो देयर आर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जो कि ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी और ऑटोमेटिकली उसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा हो जाएगा, यानी ये आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आप कह सकते हैं। फिर उससे आगे चलते हैं, वेनेडियम में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से वेनेडियम की बाइंडिंग एनर्जी भी ज्यादा और मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा हो जाता है। लेकिन प्रॉब्लम हमें तब होती है जब हम क्रोमियम को और मैंगनीज को देखते हैं। क्रोमियम में और मैंगनीज में बेटा देखें कि ये डी के अंदर जो है वो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, डी के अंदर ये 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो फिर हम ये सोच रहे थे कि जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं तो बाइंडिंग एनर्जी भी बढ़ रही है, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ रहा है। तो फिर यहाँ पे 1 2 3 4 5 एंड 6
क्रोमियम में तो 6 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, उसका तो बाइंडिंग एनर्जी भी ज़्यादा होनी चाहिए थी, बल्कि सबसे ज़्यादा होनी चाहिए थी, और मेल्टिंग पॉइंट भी सबसे ज़्यादा होना चाहिए था, लेकिन क्रोमियम में ग्राफ नीचे आता है और मैग्नीज में बहुत ही नीचे चला जाता है। तो ये क्या वजह है? ये मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट का ग्राफ भी नीचे आ रहा है, बाइंडिंग एनर्जी का ग्राफ भी नीचे आ रहा है। तो उसकी रीज़न बेटा ये है कि वो जो डी के इलेक्ट्रॉन्स 5 हैं, डी के 5 इलेक्ट्रॉन्स बिहेव लाइक पेयर्ड, वो पेयर्ड की तरह से बिहेव करते हैं, और जो है ना वो उनकी पेयरिंग की वजह से या वो बिहेविंग लाइक पेयरिंग की वजह से वो किसी से बाइंडिंग नहीं कर पाते। तो फिर जब वो बाइंडिंग नहीं कर पाते तो क्रोमियम में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन जो 4s1 वाला है वो बाइंडिंग कर सकता है। तो फिर जो है ना वो वेनेडियम के मुकाबले में नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन चूंकि कम हो गए तो बाइंडिंग एनर्जी का ग्राफ भी ड्रॉप हुआ, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट का ग्राफ भी ड्रॉप हुआ। मैंगनीज में 5 बिहेव लाइक पेयर्ड और 2 असल में पेयर्ड, तो क्या हुआ कि मजीद ग्राफ जो है वो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट का भी ड्रॉप कर गया और बाइंडिंग एनर्जी का ग्राफ भी ड्रॉप कर गया। दोबारा से फिर आयरन में वो जो डी के 5 वाला कॉन्सेप्ट था खत्म हो गया, डी के अंदर 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन आ गए, तो ग्राफ जो है ना वो इंक्रीज करता है आयरन पे, इसी तरह उसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट का ग्राफ भी इंक्रीज करता है। फिर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन जो है वो चूंकि कम होना शुरू हो जाते हैं डी के अंदर, ऑटोमेटिकली ग्राफ दोबारा से कम होता है। कॉपर में और जो ना जिंक में, कॉपर में तो एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, जिंक में कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ग्राफ जो है वो बाइंडिंग एनर्जी का भी और जो है ना मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट का भी दोनों का ड्रॉप कर जाता है। तो ये उसकी बाइंडिंग एनर्जी के हवाले से और उसकी मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट के हवाले से कुछ बातें थी। ये स्लाइड जो आपके सामने बाइंडिंग एनर्जीज में मेंशन की है बेटा, उनकी जो ना वो बताया कि उसमें ट्रांजिशन एलिमेंट शो गुड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, दे आर टफ, मेलिएबल एंड डक्टाइल। टफ होते हैं, मेलिएबल मीन शीट में कन्वर्ट किया जा सकता है, डक्टाइल मीन जो है इनको वायर में कन्वर्ट किया जा सकता है। द टफनेस ऑफ दीज मेटल्स इंडिकेट स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग, उनकी जो मेटालिक बॉन्डिंग या बाइंडिंग है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग होती है, और उसकी वजह जो है वो एस के इलेक्ट्रॉन्स और आउटर जो एस उसके आउटर शेल में मौजूद है वो, और उसके डी के ऑर्बिटल्स जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी आपस में बाइंडिंग में इन्वॉल्वमेंट है। तो इसी वजह से हमें इसके जो ना वो ग्राफ में एक अनयूजुअल बिहेवियर नज़र आता है, वो जो डी की एक्सेप्शन है उसकी वजह से हमें ग्राफ में थोड़ा सा जिगजैग जो ना वो नज़र आता है, जो कि मैंने अभी डिस्कस आपके सामने कर लिया है। तो ये स्लाइड में यही वाली सारी बातें मेंशन है। इस तरह मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, उसमें जो नेक्स्ट स्लाइड आपके सामने आ रही है बेटा वो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है, उसमें जो ग्राफ है वो ये वाला ग्राफ है। इसके अलावा एक और ग्राफ जो है वो जो 4D सीरीज़ का है टंगस्टन वाला, उसमें को भी मेंशन किया गया, जिसमें टंगस्टन की जो ना वो उसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है और मरकरी का जो है ना वो सबसे कम हो जाता है, क्योंकि वो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। अब इनसे रिलेटेड कुछ MCQs हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन एलिमेंट ऑफ द 3D सीरीज हैज़ अ हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट? बेटा ये जो स्लाइड आपके सामने शो हो रही है, इसमें जो पहला MCQ है उसमें मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के हवाले से बात पूछी गई है कि किसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट जो है सबसे ज़्यादा होगा। पहली ऑप्शन है मैंगनीज, बीटा ऑप्शन वेनेडियम, चार्ली, जिंक, डेल्टा, टाइटेनियम। तो बेटा ग्राफ के मुताबिक जो है वो सबसे ज़्यादा जो है वो वेनेडियम का बनता है। वैल्यू जो है वो आंसर एक्सप्लेनेशन में जो है ना वो गिवन है। स्कैंडियम का मेल्टिंग पॉइंट 1539, टाइटेनियम का 1668 है, वेनेडियम का 1900 है, जो कि क्रोमियम पे कम हो गया 1875, मैंगनीज पे 1245, आयरन पे दोबारा इंक्रीज करता है बेटा, जो उसकी जो रीज़न मैं बता चुका हूँ कि मैंगनीज और क्रोमियम में जो है ना वो डी के इलेक्ट्रॉन जो है ना वो पेयर की तरह बिहेव करते हैं, और फिर दोबारा एंड पे जिंक पे जाके ये ड्रॉप कर जाता है। तो ये सबके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट मेंशन है, तो सबसे ज़्यादा या मैक्सिमम मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बेटा वेनेडियम का बनता है, जो कि बीटा ऑप्शन में मेंशन है, तो इस MCQ का बीटा आंसर। नेक्स्ट जो स्लाइड है बेटा आपके सामने वो कोवलेंट रेडियाई और आयनिक रेडियाई के हवाले से है। कोवलेंट रेडियाई में आपको एक रेगुलर चेंज नजर आता है, एक ऐसे जो ना कर्व सी बनी हुई है, जो कि स्कैंडियम या कैल्शियम पे ज़्यादा उसका कोवलेंट रेडियाई है और बाद में जो ना वो डिक्रीज होता है, जो कि चूँकि ये एक सीरीज़ है। सीरीज़ कौन सी है? पीरियड है बेसिकली। तो पीरियड में आप जाते हैं कि एटॉमिक साइज जो वो डिक्रीज करता है ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स बढ़ने से न्यूक्लियस का होल्ड बढ़ता है, और लेकिन एंड पे जाके कॉपर जिंक में हमें ग्राफ जो है वो दोबारा ऊपर जाता दिखाई देता है। उसकी रीज़न ये है कि कॉपर जिंक दोनों में जो है ना वो डी फुली फिल्ड हो जाता है, और वो जो डी है वो इनर शेल में है, तो डी इनर शेल में होने की वजह से उसकी रिपल्शन कुछ थोड़ी सी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा जो ना वो रिपेल होते हैं, न्यूक्लियस से दूर जाते हैं, और जो उसका एटॉमिक साइज है वो थोड़ा इंक्रीज कर जाता है। लेकिन इसके जो आयनिक रेडियाई है उसमें एक जिगजैग मैनर में दिखाया गया, जो कि इनके जो ना वो एक आप कह सकते हैं कि उनके रेगुलर ट्रेंड को डेवलप करना आसान नहीं है, एक इर्रेगुलर ट्रेंड हमें इसमें नजर आता है। जी बेटा, अब जो नेक्स्ट जो स्लाइड है उसमें MCQ आपके सामने शो हो रहा है। तो कोवलेंट रेडियाई डैश रैपिडली एट द स्टार्ट ऑफ द 3D सीरीज एंड फाइनली बिगिंस टू डैश एट द एंड ऑफ द सीरीज। बेटा आपने देखा अभी कि कोवलेंट रेडियाई जो है वो शुरू में डिक्रीज होता है
और जो ना वो बाद में एट द एंड ऑफ द सीरीज जो है वो दोबारा से इंक्रीज कर जाता है। तो फिर पहली ऑप्शन इंक्रीज और बाद में उसकी साथ ही लिखा हुआ डिक्रीज, तो बेटा पहले डिक्रीज आना चाहिए बाद में इंक्रीज आना चाहिए। तो बीटा ऑप्शन में पहले डिक्रीज है बाद में इंक्रीज है, ये ठीक है। चौथी ऑप्शन में दोनों में इंक्रीज लिख दिया, डेल्टा ऑप्शन में दोनों में डिक्रीज लिख दिया, फिर इस एमसीक्यू का बीटा आंसर बनेगा, क्योंकि शुरू में ये डिक्रीज होता है ड्यू टू इनर्शियल जो आप कह सकते हैं रिपल्शन कम है और न्यूक्लियस का होल्ड ज़्यादा होने की वजह से जो है न्यूक्लियस के होल्ड ज़्यादा होने की वजह से उसका साइज डिक्रीज कर रहा होता है। तो साइज डिक्रीज करता है लेकिन एट द एंड जाके जो इनर्शियल के अंदर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होने की वजह से रिपल्शन बढ़ती है और फिर साइज में इंक्रीज हमें नजर आता है। बट हम सब के एटॉमिक रेडियाई और आयनिक रेडियाई जो है वो आपके सामने आंसर एक्सप्लेनेशन में मेंशन है। स्कैंडियम में 144 एटॉमिक रेडियाई, टाइटेनियम में 132 है, फिर 122 है, 118 है, 117 है, डिक्रीज कर रहा है। और एट द एंड जाके कॉपर के बाद जो है ना ये 125 जिंक में 125 जो है ना वो हो जाता है पिकोमीटर, जो कि इंक्रीज को शो कर रहा है। तो ये जो है ना वो आप कह सकते हैं कि एक थोड़ा सा जो ना अनयूजुअल बिहेवियर था जो हमने डिस्कस कर लिया। अब जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है बेटा वो पैरामैग्नेटिज्म है। पैरामैग्नेटिज्म है कि जब आप किसी एलिमेंट को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो उनका वीकली अट्रैक्ट होना उसको पैरामैग्नेटिक जो है ना वो शो करता है और उस सब्सटेंस को पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस जो है वो कहते हैं और इस बिहेवियर को जो ना पैरामैग्नेटिक बिहेवियर कहते हैं। और डायमैग्नेटिक सब्सटेंस जो होते हैं कि जो वीकली रिपेल्ड होते हैं बाय द स्ट्रॉन्ग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, तो इनमें अभी हम एग्जाम्पल को कंसिडर करते हैं। बेटा कॉन्सेप्ट ये है कि ये जो मैंने इनके सामने जो तमाम एलिमेंट के सामने उनकी आयनिक फॉर्म लिखी हुई है, इन्हीं से हमने कॉन्सेप्ट समझना है कि ये जो ना वो कौन से पैरामैग्नेटिक है कौन से डायमैग्नेटिक है। अगर स्कैंडियम+3 की बात करते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया यहाँ से गया, डी के अंदर कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो बेटा ये डायमैग्नेटिक जो है ना वो नेचर में होता है। इस तरह टाइटेनियम 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया यहाँ से गया, एक बच गया, तो ये वीकली पैरामैग्नेटिक है, बहुत थोड़ा सा पैरामैग्नेटिक जो है वो होगा क्योंकि ओनली 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। एक्चुअली कॉन्सेप्ट बेटा ये होता है कि ये जो हम एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन इस तरह से शो करते हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो एक दूसरे को रिपेल क्यों नहीं करते, हालांकि दोनों पे सेम चार्ज है। तो उसकी रीजन बेटा इनकी स्पिनिंग है। ये जो एक इलेक्ट्रॉन है वो एक टाइनी मैग्नेट की तरह बिहेव करता है और वो टाइनी मैग्नेट जो है वो, अगर मैं बच्चों को तरह समझाता हूँ कि हमारा जो राइट हैंड है जब ये बंद होता है तो ये एंटी क्लॉकवाइज है। क्लॉक के एंटी होने की वजह से इसकी एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है जिसको थंब इंडिकेट करता है, यानी जब इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट स्पिनिंग करेगा तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड अवर डायरेक्शन होगी, जो कि ये हाफ एरो शो करता है पहले वाला। इसी तरह अगर वो हम क्लॉकवाइज करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड हो जाती है। अब ये 2 ऑपोजिट मैग्नेट्स हैं जो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं और इनकी मैग्नेटिक फील्ड डोमिनेट करती है इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड पे, यानी जो चार्जेस पे से रिपल्शन होनी थी उसके ऊपर गालब आ गई इनकी मैग्नेटिक फील्ड और ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करके एक जगह पे रह लेते हैं। अब अगर किसी एलिमेंट के पास अनपेड इलेक्ट्रॉन आते हैं तो वो एक टाइनी मैग्नेट की तरह बिहेव करता है और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में ये अट्रैक्ट होता है। तो टाइटेनियम में एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है जो कि इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट करवाएगा और ये पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, लेकिन वीकली पैरामैग्नेटिक होगा। वेनेडियम की बात करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से गए यहाँ से गया, 2 बच गए, ये थोड़ा ज्यादा पैरामैग्नेटिक होगा। और क्रोमियम की बात करें तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएगा, 2 यहाँ से जाएंगे, 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ये और ज्यादा पैरामैग्नेटिक होगा। मैंगनीज में 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से गए, बाकी डी के अंदर 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन, ये सबसे ज्यादा हाईली पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। इसी तरह आयरन+2 में 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से गएंगे, बाकी 4 बच जाएंगे, ये भी पैरामैग्नेटिक है। लेकिन आयरन+3 में 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाते हैं कि यहाँ से जाता है, बाकी 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, ये भी हाईली पैरामैग्नेटिक जो है वो कंसिडर होगा। कोबाल्ट में 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएंगे, बाकी 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर कम हो जाएगा बेटा। निकल में 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएंगे, 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे, ये भी पैरामैग्नेटिक लेकिन और कम हो जाएगा इसका पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। और कॉपर में अगर हम देखें तो कॉपर+1 में 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से अगर जाता है तो बाकी सारे पेयर्ड हो जाएंगे, ये डायमैग्नेटिक हो जाएगा। कॉपर+2 में 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएगा तो 1 बच जाएगा, वीकली पैरामैग्नेटिक। और जिंक जो है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से माइनस होने के बाद भी कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं बचता, तो ये भी डायमैग्नेटिक। यानी स्कैंडियम है और कॉपर+1 है, जिंक+2 है, ये डायमैग्नेटिक है, बाकी सारे पैरामैग्नेटिक हैं। और सबसे ज्यादा पैरामैग्नेटिक 2 एलिमेंट हैं, एक Mn+2 और एक आयरन+3, ये हाईली पैरामैग्नेटिक जो है वो एलिमेंट्स कंसिडर होते हैं। तो ये सारे जो मैंने बता दिए कि कौन कौन से डायमैग्नेटिक है कौन कौन से पैरामैग्नेटिक हैं। अब बेटा इनसे रिलेटेड एक एमसीक्यू है, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ एन एटम, आयन और मॉलिक्यूल इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। पैरामैग्नेटिक बिहेवियर किसी भी एटम, आयन, मॉलिक्यूल का है वो किस वजह से होता है। पहली ऑप्शन है पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, बीटा ऑप्शन जो है वो अनपेड इलेक्ट्रॉन, चार्ली प्रोटॉन, डेल्टा न्यूट्रॉन। तो बेटा ये पैरामैग्नेटिक बिहेवियर अनपेड इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है, तो फिर इस एमसीक्यू का बीटा आंसर।
जी बेटा अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, बेटा अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट को हम इस तरह से समझते हैं कि ये जो कॉन्सेप्ट अभी हमने पढ़ा था, इसमें अगर हम बात करें कि स्कैंडियम की मैक्सिमम कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट है जो वो शो कर सकता है, तो इसके लिए नंबर ऑफ s इलेक्ट्रॉन और d के अनपेड इलेक्ट्रॉन को हमने सम अप करना है। यानी s के सारे इलेक्ट्रॉन और d के सिर्फ अनपेड इलेक्ट्रॉन को काउंट किया जाएगा। ये 2 और ये 1 टोटल 3 बनता है, तो ये 3 तक ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो शो कर सकता है। तो +2 +3 यानी +2 भी शो कर सकता है, 4s के 2 इलेक्ट्रॉन जाएं, और +3 मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है। टाइटेनियम की बात करें, टाइटेनियम में 4s के 2 इलेक्ट्रॉन है, d के भी 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो ये टोटल 4 आंसर आता है। ये 4 तक मैक्सिमम शो कर सकता है। वेनेडियम की बात करें तो 4s2 है बेटा, और 3d के अंदर 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो ये 5 तक ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो शो कर सकता है। तो +2 +3 +4 और +5 हमारे पास आ जाएगा। क्रोमियम की बात करें 4s1 है और 3d जो है ना वो 5 इलेक्ट्रॉन है, तो ये मैक्सिमम 6 आंसर बनता है, तो 6 तक ये मैक्सिमम शो कर सकता है। मैंगनीज जो है वो +2 +3 +4 +5 +6 और +7 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है KMnO4 जैसे हम पढ़ते हैं, जो कि पोटेशियम पर मैग्नेट है, उसमें +7 ऑक्सीडेशन स्टेट मैंगनीज शो करता है। तो ये 4sK2 और d के अनपेड इलेक्ट्रॉन 5 है, तो 4 जो ना वो sK2 और 5 मिला के तो ये टोटल 7 बनते हैं, मैक्सिमम 7 तक ये शो कर सकता है। आयरन जो है उसके 4s2 लेकिन d के 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो ये 6 तक जो ना वो ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है, +2 +3 +4 +5 +6। और जो कोबाल्ट है वो बेटा +2 +3 +4 +5 तक शो कर सकता है, 2 और ये 3 मिला के 5 बना। निकल में 2 और ये 2 मिला के 4 बना, तो +2 +3 +4 तक शो कर सकता है। जो कॉपर है वो 1, अगर इसको 2 कंसिडर किया जाए कि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन थे, 1 इलेक्ट्रॉन था, तो ये मैक्सिमम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है, लेकिन मोस्टली +2 तक ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो होती है, जो मोस्ट कॉमन है। और जो जिंक है वो +2 फिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो ये एक हमारे पास उसका टेबल बन गया कि इनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो इस तरह से शो होती है। अब उसकी रीज़न की तरफ आते हैं कि रीज़न क्या है। यहाँ पे बेटा मैंने उनकी रीज़न जो है वो उसके लिए एक जो ना वो आपके सामने एनर्जी डायग्राम बनाई है। एनर्जी डायग्राम में 3s से हाई एनर्जी है 3p की, और 3p से ज़्यादा एनर्जी है 3d की। ये थर्ड शेल के जो ना वो सब शेल्स हैं 3p3 जो ना वो d और ये 3s हमारे पास आ गए। लेकिन जो हमारे पास फोर्थ शेल के सब शेल्स हैं जिसमें 4s और 4p आ जाता है, आगे 4d भी आता है, 4f भी आता है। अभी मैंने सिर्फ s और p मेंशन की हैं। 4s की एनर्जी जो है बेटा वो कम होती है जो ना वो 3d से, यानी अकॉर्डिंग टू द विस्वेजर रूल या n+l रूल के मुताबिक जिसकी एनर्जी कम होगी या जिसकी n+l वैल्यू कम आएगी उसमें इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा, तो 4s पहले फिल होता है और 3d बाद में फिल होता है। लेकिन आफ्टर फिलिंग जो है ना वो इनकी एनर्जी में चेंज आता है, इनकी रिपल्शन शुरू हो जाती है, इनमें एनर्जी गैप कम होने की वजह से फिर जो है ना वो हम जब इसको मेंशन करते हैं तो फिर 3d पहले मेंशन किया जाता है, 4s बाद में, क्योंकि 3d फिर लो एनर्जी पे आ जाता है, 4s हाई एनर्जी पे चला जाता है। तो फिर जब आयोनाइजेशन होती है तो इलेक्ट्रॉन 4s में से ही माइनस होते हैं। तो यही चीज़ जो है वो इस स्लाइड में मेंशन हो रही है, जिसके ऊपर वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट आप देख सकते हैं। उसमें ये डायग्राम जो मैंने भी आपको समझाई है इसका कॉन्सेप्ट कि बिफोर फिलिंग ये कॉन्सेप्ट है, आफ्टर फिलिंग ये वाला कॉन्सेप्ट है कि पहले 3d फिर 4s जो है वो हमारे पास आ जाता है। अब बेटा जो स्लाइड आपके सामने है वो है पॉइंट्स टू बी रिमेंबर्ड, जो चीज़ें आपने याद रखनी है। एलिमेंट्स ऑफ द 3d सीरीज शो +3 +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। ये +3 +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा कॉमनली शो करते हैं, खासतौर पे जो मैंने मेंशन किए थे +3 +3 +3 +3 फिर +2 ज़्यादातर, यानी जो मैंगनीज से पहले वाले हैं वो +3 वाले ज़्यादा हैं और मैंगनीज के बाद वाले ज़्यादातर +2 वाले हैं बेटा। तो ये +3 +2 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो शो करते हैं। इसके अलावा इन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +2 एंड +3 एलिमेंट फॉर्म आयनिक बॉन्ड्स। अगर इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट कम है, +2 है +3 है, तो ये आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, जैसे कॉपर सल्फेट है, जो ना फेरिक क्लोराइड है। ऑल द 3d एलिमेंट शो एन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +2। तो देखें +2 +2 +2 +2 सारे +2 जो है वो शो करते हैं। 3 एलिमेंट ऐसे हैं जो +1 भी शो करते हैं, जो कि मैंगनीज है, आयरन है और कॉपर है। ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो कर सकते हैं। मैंगनीज के बाद मैंगनीज को मिला के जो ना वो मैंगनीज खासतौर पे +7 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। मैंगनीज से पहले क्रोमियम +6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। तो जितनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होगी बेटा उतना ज़्यादा कोवलेंट करेक्टर बढ़ता चला जाएगा। जैसे KMnO4 में मैंगनीज +7 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, तो ये ऑक्सीजन के साथ कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, तो कोवलेंट करेक्टर इंक्रीज कर जाता है एज ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस। तो फिर
जो ना वो आप ये कह सकते हैं कि जो ना वो ज़्यादातर ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं तो फिर ये आयनिक होते हैं, और ज़्यादा होगा तो फिर ये जो ना वो कोवलेंट कैरेक्टर जो ना शो करेंगे। अब बेटा इससे रिलेटेड एमसीक्यू है, एमसीक्यू है द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ टाइटेनियम आर। टाइटेनियम की कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी है? पहली ऑप्शन है +2 +3, बीटा ऑप्शन है +3 +4, चार्ली है +3 -4 और डेल्टा है +2 +3 +4। तो देखें मैंने आपके सामने टाइटेनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट लिखी है +2 +3 +4, ये उसकी मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं। तो फिर जो ना वो आप यहाँ पे जो मेंशन कर जो +2 +3 +4 जो मेंशन है वो डेल्टा ऑप्शन में है, तो इस एमसीक्यू का डेल्टा आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू है विच पेयर ऑफ द कंपाउंड्स हैज द सेम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन। कहते हैं कौन सा कंपाउंड ऐसा है जिसमें आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो सेम शो हो रही है? पहली ऑप्शन है फेरस सल्फेट और उसके साथ फेरिक क्लोराइड। फेरस सल्फेट में आयरन +2 है, फेरिक क्लोराइड में आयरन +3 है, तो ये तो सेम नहीं है। बीटा ऑप्शन फेरस सल्फेट और फेरस क्लोराइड है, यहाँ पे दोनों में आयरन +2 होता है बेटा। और जो चार्ली ऑप्शन है फेरिक सल्फेट और फेरस सल्फेट, तो पहले फेरिक सल्फेट में आयरन +3 और फेरस सल्फेट में आयरन +2 है, और डेल्टा ऑप्शन में FeCl2 में Fe+2 है क्योंकि फेरस क्लोराइड और FeCl3 में फेरिक क्लोराइड इसे बोलते हैं बेटा। तो फिर जो सेम ऑक्सीडेशन स्टेट है वो बीटा ऑप्शन में मेंशन है, तो इस एमसीक्यू का बीटा आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मैंगनीज इन KMnO4, K2MnO4, MnO2 एंड MnSO4 इज इन द ऑर्डर रेस्पेक्टिवली। जी बेटा इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो हमसे पूछी गई है। KMnO4 जो है और K2MnO4 की अगर बात की जाए तो KMnO4 में जो मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +7 होती है, लेकिन जब ये K2MnO4 आ जाएगा तो ऑक्सीजन -2 × 4, पोटाशियम +1 × 2, तो ये +6 हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं इसके साथ जो उसने नेक्स्ट कंपाउंड हमें प्रोवाइड किया है वो है MnO2, तो MnO2 में जो मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट बनेगी बेटा -2 × 2, तो ये +4 आ जाएगी। और MnSO4 में ये -2 तो ये +2, तो फिर ये +7 +6 +4 +2 ये इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट इन कंपाउंड्स में बनती है। तो पहली ऑप्शन है +7 +4 +2 +6, बीटा ऑप्शन है +6 +7 +2 +4, चार्ली +7 +6 +4 +2, ये चार्ली मैच करती है। डेल्टा ऑप्शन है +4 +6 +7 +2, तो फिर इस एमसीक्यू का चार्ली आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू जो है वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के हवाले से ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द कोबाल्ट इन K3CONO2 होल 6 इज। यहाँ पे कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है उसने पूछी हुई है जो कि +3 है। इस एमसीक्यू को अभी हम थोड़ी देर के लिए जो है ना वो पोस्टपोन कर लेते हैं, इसको मैं लिख लेता हूँ कि ये हमारे पास जो है ना वो कंपाउंड जो था वो K3 था और कोबाल्ट NO2 6, इसका आंसर यहाँ पे +3 है। अभी हम इसको टॉपिक को समझेंगे तो इस एमसीक्यू को दोबारा से जो ना रिवाइज करेंगे। तो ऑप्शन में -3 है, फिर बीटा +3 है, चार्ली -4, डेल्टा +4 है, तो इसका आंसर तो +3 है, लेकिन अभी थोड़ी देर के लिए हम इसको पोस्टपोन कर रहे हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास है जो एमसीक्यू है बेटा, स्टडी द फॉलोइंग रिडॉक्स रिएक्शन। रिएक्शन बेटा में दिया गया है 10 क्लोराइड है +16 हाइड्रोजन आइन है 2 MnO4 जो ना वो आइंस हैं, ये पर मैग्नेट आइन है बेसिकली, गोज टू 5Cl2 +2 Mn +2 +8 H2O। तो मैंगनीज का यहाँ पे पूछा गया कि मैंगनीज की जो उसमें क्या चेंज हमें नजर आ रहा है, तो MnO4 जो है वो KMnO4 ही है बेसिकली, तो MnO4 एज ए होल -1 है, यहाँ पे N+7 है और ये Mn+2 में चेंज हो रहा है, तो ये +7 से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा इसकी चेंज हो रही है क्योंकि ये ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो रही है। जब भी ऑक्सीडेशन स्टेट कम होगी तो रिड्यूस होगा बेटा, तो मैग्नीज इज ऑक्सीडाइज फ्रॉम +7 to +2, तो ये गलत है बेटा। बीटा ऑप्शन है क्लोरीन आइंस आर रिड्यूस फ्रॉम -1 to 0, तो बेटा क्लोराइड आइन जो है वो -1 to 0 में हो रहे हैं, लेकिन ये रिड्यूस नहीं हो रहे बल्कि ऑक्सीडाइज हो रहे हैं। चलिए ऑप्शन क्लोरीन इज रिड्यूस फ्रॉम 0 to -1, तो ये -1 to 0 रिड्यूस हो रहे हैं, 0 to -1 नहीं हो रहे, तो ये वाली बात जो ना उसने गलत, चार्ली ऑप्शन भी गलत होगी क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडाइज वर्ड आना चाहिए था, रिड्यूस तो वर्ड आता ही नहीं है। और जो डेल्टा ऑप्शन है मैंगनीज इज रिड्यूस फ्रॉम +7 to +2, तो मैंगनीज बेटा उसकी रिडक्शन हो रही है +7 से +2 में, तो फिर इस एमसीक्यू का डेल्टा आंसर। नेक्स्ट टॉपिक बेटा आपके सामने जो है वो है एज ए कैटलिस्ट। जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं जब एज ए कैटलिस्ट बिहेव करते हैं तो उनकी रीजन क्या है और उसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो क्या बनती है। तो आप स्लाइड में देख सकते हैं कि बेटा सबसे पहली रीजन जो है वो कैटलिस्ट होने के लिए वो ये है कि वेकेंट डी ऑर्बिटल होना चाहिए जो कि ट्रांजिशन एलिमेंट के पास है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट इनको शो करनी चाहिए जो कि ये सारे ही तकरीबन करते हैं, और जो ना सर्टेन इंटरमीडिएट विद रिएक्टेंट जो है वो डेवलप कर लें, तो वो भी ट्रांजिशन एलिमेंट की खासियत होती है कि सर्टेन इंटरमीडिएट जो बना लेते हैं रिएक्टेंट के साथ। तो फिर जो ना उसकी जो कॉन्सेप्ट है
और रीज़न तो मैंने बता दी। अब उसका कॉन्सेप्ट ये है कि सरफेस ऑफ जो सॉलिड कैटलिस्ट है वो एक साइड प्रोवाइड करता है रिएक्टेंट को, ताकि वहाँ पे आके वो एड्जॉर्ब हो जाए। एड्जॉर्ब जो है उसकी इंटरस्टाइसिस में हो सकता है, और उसके साथ वो एक जो ना वीक बॉन्ड जो है वो डेवलप कर लेता है रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स के साथ, और उसको फिर रिएक्शन को फैसिलिटेट जो है ना उसमें हेल्प करता है, यानी फैसिलिटेट करता है, उसकी मदद करता है। तो जो मोस्ट कॉमन जो आप कह सकते हैं कि जो कैटलिस्ट हैं, नेक्स्ट स्लाइड में आपके सामने शो हो रहे हैं। टाइटेनियम जो है बेटा, टाइटेनियम क्लोराइड और ट्राइथाइल एल्युमिनियम जो है, इसको ज़ीगलर नाटा कैटलिस्ट कहते हैं। अगर आप इथीन से पॉलीथीन बनाना चाहते हैं तो बेटर क्वालिटी पॉलीथीन बनाने के लिए इसको यूज़ किया जाता है, जो कि इथीन की पॉलीमराइजेशन से हम पॉलीथीन बनाते हैं, जो कि एक इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल पॉलीमर है। वेनेडियम है, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, जो कि कॉन्टैक्ट टावर में सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है, जो कि सल्फ्यूरिक एसिड को बनाने में यूज़फुल है। और सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो किंग ऑफ केमिकल है, किसी भी मुल्क की इंडस्ट्री का बैरोमीटर भी इसको कहा जाता है। निकल जो है बेटा, जो कि वेजिटेबल ऑयल को बनस्पति घी में कन्वर्ट करने के लिए कैटलिस्ट के तौर पे यूज़ किया जाता है, तो ये भी इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस का हामिल है, एक ट्रांजिशन एलिमेंट है। कॉपर जो है वो कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ जो मीथेन है उसमें यूज़ किया जाता है। इसके अलावा इसको जो हमने पढ़ा था कि जो ना वो यूज़ करते हैं, जो हमारे पास मेथानॉल से मेथानल में अगर कन्वर्ट करना हो, फॉर्मेल्डिहाइड हो, तो उसमें भी इसे यूज़ किया जाता है। प्लैटिनम जो है वो अमोनिया की ऑक्सीडेशन के बाद उसको नाइट्रोजन ऑक्साइड में वाटर में कन्वर्ट किया जाता है। जो ऑस्मोल मेथड है नाइट्रिक एसिड की प्रिपरेशन का, उसमें जो है ना उसमें NO बनती है और बाद में फिर उसको NO2 में कन्वर्ट करके नाइट्रिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं, तो वहाँ पे प्लैटिनम जो है वैसे कैटलिस्ट यूज़ होता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट था उनके कैटलिस्ट के हवाले से। अब इस के हवाले से कुछ MCQs हैं। ट्रांजिशन मेटल्स एंड देयर कंपाउंड्स आर यूज्ड एज कैटलिस्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कहते हैं ट्रांजिशन मेटल और उनके कंपाउंड जो है वो कैटलिस्ट के तौर पे यूज होते हैं, कौन सी बात इनके वाले से ठीक है। तो पहली ऑप्शन है ट्रांजिशन मेटल एक्ट एज ए कैटलिस्ट इन द कॉन्टैक्ट प्रोसेस, आयरन है। और ट्रांजिशन मेटल एक्ट एज ए कैटलिस्ट इन द हाइब्रिड प्रोसेस, वो भी साथ उसने आयरन लिख दी है। बट जो हाइब्रिड प्रोसेस है उसमें जो है वो हम आयरन ही यूज़ करते हैं, लेकिन कॉन्टैक्ट प्रोसेस में आयरन ही बल्कि प्लैटिनम यूज़ किया जाता है। बीटा ऑप्शन जो है वो हमारे पास उसने कॉन्टैक्ट प्रोसेस में भी आयरन और हाइब्रिड प्रोसेस में प्लैटिनम लिखा हुआ है। चार्ली ऑप्शन में कॉन्टैक्ट प्रोसेस में प्लैटिनम और हाइब्रिड प्रोसेस में आयरन है, ठीक है ये। और डेल्टा ऑप्शन है प्लैटिनम कॉन्टैक्ट प्रोसेस में और प्लैटिनम ही हाइब्रिड प्रोसेस में, ये भी गलत हो गया। तो फिर इस MCQ का चार्ली आंसर। अब बेटा जो नेक्स्ट स्लाइड आपके सामने है वो है कलर। जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं वो ज़्यादातर कलर्ड कंपाउंड्स बनाते हैं, और उनके कलर्ड कंपाउंड की रीज़न जो है वो DD ट्रांजिशन है। DD ट्रांजिशन का कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे ही जो है ना वो लाइट पड़ती है D सब शेल पे, तो जो D ऑर्बिटल्स हैं जो पहले डीजनरेट होते हैं, इक्वल एनर्जी वाले होते हैं, ये स्प्लिट हो जाते हैं दो हाफ में। 3 ऑर्बिटल लो एनर्जी पे चले जाते हैं जो T2G यानी ट्रिपली डीजनरेट कहलाते हैं। 2 हाई एनर्जी पे चले जाते हैं जो डबली डीजनरेट, और उनका सिंबल EG होता है बेटा। जो लो एनर्जी पे आते हैं वो DXY, DYZ और DZX होते हैं, और इनको बिटवीन दी एक्सेस बोलते हैं। जो हाई एनर्जी पे जाते हैं वो DX² -Y² और DZ² होते हैं। ये ऑन दी एक्सेस जो है वो ऑर्बिटल्स होते हैं। अब अगर D के अंदर एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन हो तो पहले वो लो एनर्जी पे आता है। वो लो एनर्जी पे आने के बाद एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। वो एनर्जी जो है वो वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड में से कोई एक कलर हो सकता है, एक से ज़्यादा कलर भी हो सकते हैं। इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है, एक्साइट होकर यहाँ पे जाता है, फिर वो डी एक्साइट होता है, और डी एक्साइट होकर वो लो एनर्जी पे आता है, और वो जितनी एनर्जी उसने एब्जॉर्ब की होती है तकरीबन उतनी ही एनर्जी दोबारा वो एमिट करते हुए वो कलर को एमिट कर देता है। वो जो कलर एमिट करता है वो हमें नजर आता है, यानी जो वो एब्जॉर्ब कर रहा है उसका हमें नहीं पता, लेकिन जो वो एमिट कर रहा है उसका हमें इन्फॉर्मेशन हो जाती है। तो उसकी फिर एब्जॉर्बेंस और इमिटेंस के वाले से एक मुंसल साइकिल है जो कि ये बना हुआ है आपके सामने। इसमें जो कलर एक दूसरे के सामने आ रहे हैं वो एब्जॉर्ब और इमिट होते हैं। यानी अगर कोई आपको कंपाउंड येलोइश नजर आ रहा है तो वो वायलेट कलर एब्जॉर्ब कर रहा होगा। अगर आपको कोई चीज़ ब्लू नजर आ रही है तो वो ऑरेंज कलर एब्जॉर्ब कर रही होगी। अगर कोई चीज़ ग्रीन दिखाई दे रही है तो वो रेड कलर एब्जॉर्ब कर रही होगी। इसी तरह अगर कोई रेड नजर आ रही है तो वो ग्रीन एब्जॉर्ब करेगी तो रेड एमिट करेगी। तो इस तरह से ये उनकी एब्जॉर्बेंस और एमिटेंस के वाले से एक साइकिल है जिसको मुंसल साइकिल कहा जाता है। तो ये उनकी कलर के वाले से इंफॉर्मेशन देता है। अब जो कॉन्सेप्ट है बेटा वो ये है कि कौन से एलिमेंट जो है वो कलर शो करेंगे, कौन से एलिमेंट कलर शो नहीं करेंगे। जिनमें डी के अंदर कम से कम कोई एक अनपेड इलेक्ट्रॉन भी होगा या डी के अंदर पार्शली फील्ड ऑर्बिटल्स अवेलेबल होंगे, वो सारे के सारे जो है वो कलर शो करेंगे। मतलब अगर हम स्कैंडियम की बात करते हैं तो बेटा स्कैंडियम में हमारे पास जो है वो डी के अंदर एक इलेक्ट्रॉन था, ये 4s जो ना वो 2 था। तो अगर स्कैंडियम +3 को देखा जाए तो 4s2 वाले भी जाएंगे, 3d वाला भी जाएगा इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा। जब यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, कोई इलेक्ट्रॉन एक्साइट नहीं होगा, कोई इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट नहीं होगा,
कोई डी ट्रांजिशन नहीं होनी, तो फिर कोई कलर भी शो नहीं होना। तो स्कैंडियम +3, इस तरह के टाइटेनियम +4 की बात करें तो उसमें भी डी जो है वो 0 हो जाएगा, या अगर वैसा पॉसिबल तो नहीं है लेकिन एमसीक्यू वगैरह बनाया जा सकता है, वेनेडियम +5 इनमें डी 0 हो जाता है। तो जिनमें डी 0 हो जाएगा उनमें डी ट्रांजिशन नहीं होगी, वो फिर कलरलेस शो होंगे। अगर इनका एक्वस मीडियम बनाया जाएगा तो वो कलरलेस यानी ट्रांसपेरेंट दिखाई देंगे, और अगर ये सॉलिड हालत में होंगे तो इनके वाइट सॉलिड हमें नजर आएंगे। तो वाइट सॉलिड ये बनेंगे और एक्वस मीडियम जो है वो इनके ट्रांसपेरेंट होंगे। ये कॉन्सेप्ट जो है वो आपने याद रखना है। अब बात करते हैं वो वाले एलिमेंट जिनमें डी फुली फिल्ड हो जाए। जैसे हमारे पास जो है वो कॉपर है, कॉपर में डी फुली फिल्ड है, जिंक में डी फुली फिल्ड है। तो अगर कॉपर की बात करते हैं तो यहाँ पे ये 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, इधर भी 2, इधर भी 2 और इधर भी 2। इनमें से अब 6 इलेक्ट्रॉन जो है वो लो एनर्जी पे आ जाएंगे और 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो हाई एनर्जी पे चले जाएंगे। अब इलेक्ट्रॉन ऊपर कैसे जाए ऊपर, तो जो हमारे पास डी के ऑर्बिटल्स जो हाई एनर्जी पे गए हैं, जो ईजी हमारे पास ऑर्बिटल्स कहलाते हैं, डब्ल्यू डी जनरेट कहलाते हैं, उनमें कोई जगह नहीं है कि इलेक्ट्रॉन नीचे से एक्साइट होकर ऊपर जा सके। तो जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट नहीं हो सकता तो डी एक्साइटेशन नहीं होगी, तो ऑटोमेटिकली वो कलर शो नहीं करेगा। तो फिर हम ये कह सकते हैं कि कॉपर +1 और जिंक +2 इन दोनों में चूंकि डी फुली फिल्ड होता है तो ये भी सॉलिड हालत में वाइट होंगे और इनके भी एक्वस सॉल्यूशन जो है वो कलरलेस दिखाई देंगे। तो ये है कॉन्सेप्ट बेटा इनके कलर का। ये मुंसल साइकिल आप देख सकते हैं, आपको स्लाइड में एक जो ना वो सर्कल नजर आ रहा है जिसमें हर कलर की साथ वेवलेंथ मेंशन है कि रेड है, ऑरेंज है, येलो है, ग्रीन है, ब्लू है, वायलेट है। ये उनकी ट्रांसमिटेड और एब्जॉर्ब्ड लाइट के बारे में इंफॉर्मेशन जब प्रोवाइड कर रहा है। जी बेटा, अब इसके वाले से कुछ एमसीक्यू है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द आयंस इज कलरलेस? कौन सा पेयर ऑफ आयन जो है वो कलरलेस है? पहले ऑप्शन है टाइटेनियम +3 और कॉपर +2। बेटा ऑप्शन है स्कैंडियम +3 और जिंक +2, चार्ली कोबाल्ट +2 और आयरन +3, और डेल्टा निकल +2 और जो है वेनेडियम +3। बेटा ये मैंने मेंशन कर दी है, सिर्फ ये वाले कलरलेस होते हैं। तो इनमें स्कैंडियम +3 और जिंक +2 जो है वो हमारे पास ऑप्शन में है, क्योंकि ये स्कैंडियम +3 D0 और जिंक +2 D10 ये कलर शो नहीं करेंगे, ये कलरलेस होंगे। तो फिर ये बीटा ऑप्शन में मेंशन है। बाकी सब में कोई एक आयन ऐसा है जो कि कलर शो कर रहा है, तो फिर इस एमसीक्यू का बीटा आंसर। जो नेक्स्ट एमसीक्यू है, टाइटेनियम H2O ट्रांसमिट्स। टाइटेनियम जो है वो कौन सा कलर शो करेगा? तो बेटा टाइटेनियम जो है वो रेड और ब्लू लाइट ट्रांसमिट करता है। पहली ऑप्शन है येलो एंड रेड लाइट, बीटा ऑप्शन येलो एंड ब्लू लाइट, चार्ली रेड एंड व्हाइट लाइट, और डेल्टा रेड एंड ब्लू लाइट। तो फिर इस एमसीक्यू का डेल्टा आंसर होगा रेड एंड ब्लू लाइट, जो कि डेल्टा ऑप्शन मेंशन है, तो इस एमसीक्यू का डेल्टा आंसर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आयन इज कलरलेस? कौन सा आयन कलरलेस होगा? पहली ऑप्शन है वेनेडियम +5, बीटा ऑप्शन है कॉपर +2, चार्ली टाइटेनियम +3 और डेल्टा आयरन +2। थोड़ा मैंने भी आपके सामने वेनेडियम +5 को मेंशन किया था, वो जो आपके सामने 5 आयन लिखे हैं उनमें सिर्फ वेनेडियम इस ऑप्शन में मौजूद है, तो फिर इस एमसीक्यू का अल्फा आंसर। क्वेश्चन है बेटा नेक्स्ट, कलर ऑफ द ट्रांजिशन मेटल इज ड्यू टू? ट्रांजिशन मेटल का जो कलर है वो किस वजह से होता है? पहली ऑप्शन है स्मॉल साइज्ड मेटल आयन, बीटा ऑप्शन है एब्जॉर्प्शन ऑफ द लाइट इन द यूवी रीजन, चार्ली कंप्लीट NS सबशेल, और डेल्टा ऑप्शन है डी ट्रांजिशन। तो बेटा इसकी जो रीजन है वो डी ट्रांजिशन है, जो कि डेल्टा ऑप्शन में मेंशन है, तो इस एमसीक्यू का डेल्टा आंसर। अब नेक्स्ट स्लाइड बेटा आपके सामने है वो इंटरस्टिशियल कंपाउंड। इंटरस्टिशियल कंपाउंड इंटरस्टाइसिस से है, बेसिकली जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं उनके एटम के दरमियान जो गैप होते हैं वहाँ पे स्मॉल साइज के एटम जो हैं वो ट्रैप हो जाते हैं, और उस ट्रैपिंग की वजह से एक नॉन स्टिशियोमेट्रिक बॉन्ड जो है वो डेवलप होता है, कंपाउंड हम उसे बोलते हैं, जिसमें कोई स्टिशियोमेट्रिक रेशियो तो नहीं होती, नॉन स्टिशियोमेट्रिक होती है, तो उसको हम इंटरस्टिशियल कंपाउंड का नाम देते हैं। इनमें जो स्मॉल साइज एटम्स होते हैं, खासतौर पे हाइड्रोजन है, बोरॉन है, नाइट्रोजन है, कार्बन है, ये उन इंटरस्टाइसिस में ट्रैप होते हैं और इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनाते हैं, जिनके एग्जांपल टाइटेनियम के साथ कार्बन है, मैंगनीज के साथ नाइट्रोजन है, टाइटेनियम के साथ हाइड्रोजन है, आयरन के साथ हाइड्रोजन है। ये उनके नॉन जो ना वो स्टिशियोमेट्रिक या इंटरस्टिशियल कंपाउंड जो है वो कहलाते हैं। ये जो ना टिपिकली आयनिक या कोवलेंट इनमें कोई भी नहीं होते, और इनकी प्रॉपर्टीज जो है वो ट्रांजिशन एलिमेंट से थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं, जैसे खासतौर पे जो हार्डनेस है, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट वगैरह केमिकल प्रॉपर्टीज उसमें आ जाती हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है बेटा वो है एलॉय फॉर्मेशन। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट हैं इनमें ज़्यादातर की खूबी यह है कि ये एलॉयज बनाते हैं। जैसे जो आपके सामने जो स्लाइड शो हो रही है एलॉय फॉर्मेशन की, उसमें हमारे पास जो है वो कुछ एलॉयज मेंशन किए गए हैं। ब्रास जो है उसके अंदर कॉपर और जिंक होता है, कॉपर 60 to 80% और जिंक 40 to 20%। ब्रॉन्ज जो है वो कॉपर और टिन
का जो ना वो एक अलॉय है, जर्मन सिल्वर, कॉपर, जिंक और निकल का एक जो ना वो आप कह सकते हैं अलॉय है, और जो गम मेटल है ये कॉपर, जिंक और टिन का जो है वो एक अलॉय जो कहलाता है। इसके अलावा स्टेनलेस स्टील वगैरह ये भी अलॉयज में ही आते हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा वो है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो हैं उसकी जो डेफिनेशन है कि सच कंपाउंड विच कंटेन complex molecules or complex ions and capable of independent existence are called coordination compounds or complexes। complexes का कॉन्सेप्ट बेटा ये है कि जब हमने दो डिफरेंट कंपाउंड्स को, जैसे जो ना हम कंसिडर करते हैं कि जी हमारे पास पोटाशियम साइनाइड था और फेरोसाइनाइड था, ये कंपाउंड दो थे, इन दोनों को हमने मिक्स किया और मिक्स करने के बाद जब हमने इनको रिएक्शन करवाया तो उस रिएक्शन में जब हमने इनका रिएक्शन करवाया बेटा तो उस रिएक्शन में हमारे पास पोटाशियम जो ना ये फेरोसाइनाइड जो है वो बन गया। इस पोटाशियम फेरोसाइनाइड में आयरन और साइनाइड ने आपस में एक ऐसी बॉन्डिंग डेवलप की जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इनको आयनिक फॉर्म एग्जिस्ट करना चाहिए था कि आयरन के आयन ज़्यादा मिलते हैं, साइनाइड के आयन ज़्यादा मिलते हैं, क्योंकि ये भी आयनिक कंपाउंड है, ये भी आयनिक कंपाउंड है। लेकिन आयरन और साइनाइड ने आपस में मिलकर एक कॉम्प्लेक्स बना लिया। शुरू में इसकी समझ नहीं आई तो इनको कॉम्प्लेक्स कहा गया, लेकिन बाद में इनकी रीज़न पता चल गई कि हाई चार्ज डेंसिटी और स्मॉल साइज जो जिन मेटल्स का होगा वो कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। जैसे लिथियम भी कॉम्प्लेक्स बनाता है, बेरिलियम भी कॉम्प्लेक्स बनाता है, तो उनमें स्मॉल साइज और हाई चार्ज डेंसिटी का कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। तो फिर आयरन और ये कोबाल्ट है, कॉपर है, निकल है, जिंक है, ये सारे जो है कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं और इनकी कॉम्प्लेक्सेस की जो डिफरेंट टाइप्स जो हैं वो हमारे सामने अब स्लाइड में आ रही हैं। जो टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्सेस है बेटा उसमें सिंपल कैटाइंस एंड कॉम्प्लेक्स एनाइंस है, जिसकी एग्जांपल मैंने आपके सामने लिखी हुई है। ये जो है ना वो सिंपल, इसको हम कैटाइन और कॉम्प्लेक्स एनाइन जो है बोलते हैं कि इसमें कैटाइन जो है वो सिंपल मेटल का होगा और जो एनाइन है वो कॉम्प्लेक्स एनाइन होगा। दूसरी टाइप जो है वो कॉम्प्लेक्स कैटाइन या सिंपल एनाइन है, यानी जो कैटाइन है वो कॉम्प्लेक्स हो जाए और जो एनाइन है वो सिंपल हो जाए, और जो तीसरी टाइप है वो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस हो जाएंगे। ये बेटा उनकी टाइप्स के वाले से कुछ बातें आ गई। अब इनकी कुछ टर्म्स हैं, कंपोनेंट्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। जो कंपोनेंट्स बेटा उसमें सेंट्रल मेटल, एटम और आयन है। ये जो आपके सामने ये इस ब्रैकेट के अंदर लिखा गया है, ये आयरन, कॉपर, निकल, ये सारे के सारे जो हैं वो कहलाएंगे सेंट्रल मेटल, एटम और आयन। इनके साथ जो चीज़ आएगी जो ना वो लिगेंड कहलाएगी, और उसके साथ फिर लिगेंड को भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। कोऑर्डिनेशन नंबर और कोऑर्डिनेशन सफियर है। ये जो बड़ी ब्रैकेट मेंशन की जाती है, ये वाली ये कोऑर्डिनेशन सफियर है, ये वाली इस कोऑर्डिनेशन सफियर से बोलते हैं। और इसके अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक सेंट्रल मेटल एटम जो कि ट्रांजिशन मेटल होता है, और दूसरा लिगेंड होता है। लिगेंड क्या है? लिगेंड इज एन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है, लुईस बेस आप इसे कह सकते हैं। इसमें अब हमारे पास कुछ कैटेगरीज हैं, उन कैटेगरीज में हमारे पास जो है वो मोनोडेंटेट लिगेंड है। मोनोडेंटेट लिगेंड बेटा वो लिगेंड है जो एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं। अब जितने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा कोई भी ट्रांजिशन एलिमेंट किसी भी मेटल को, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाएगा। तो फिर कोऑर्डिनेशन नंबर की डेफिनेशन हो गई, द नंबर ऑफ लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोवाइडेड बाय द लिगेंड्स टू द सेंट्रल मेटल, एटम और आयन इज कॉल्ड द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द सेंट्रल मेटल, एटम और आयन। तो जैसे यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो आयरन का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, क्योंकि साइनाइड उससे 6 इलेक्ट्रॉन पेयर जो डोनेट कर रहा है। ये तो बेटा उनका कॉन्सेप्ट हो गया। क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड, तो लिगेंड में मैंने जैसे भी आपको बताया कि मोनोडेंटेट लिगेंड है, जिसको यूनिडेंटेट लिगेंड भी कहा जाता है, जो एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है। इसमें हमारे पास जो है वो ये न्यूट्रल लिगेंड्स हैं, जिसमें वाटर है, अमाइन, अब वाटर को एक्वा बोला जाएगा, इसको अमाइन बोलेंगे, अमोनिया को अमाइन कहेंगे, CO कार्बन ऑयल है, नाइट्रोसाइल है, और ये हमारे पास जो है वो पायरिडीन है। पायरिडीन में 5 कार्बन, 5 हाइड्रोजन, 1 नाइट्रोजन होता है बेटा, तो ये पायरिडीन ही कहलाएगा। और जो नेगेटिव लिगेंड्स हैं उसमें ये जितने भी लिगेंड्स उन सबके नाम के में O आता है, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, हाइड्रोक्सो, सियानो और जो हाइड्रिडो, ये सारे नेगेटिव लिगेंड्स जो बन जाते हैं। अब जो नेक्स्ट स्लाइड है बेटा उसमें लिखा हुआ है बाइडेंटेट लिगेंड। बाइडेंटेट लिगेंड जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है। 2 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने वाले हमारे पास उसी तरह से 2 तरह के लिगेंड हैं, न्यूट्रल लिगेंड भी हैं और नेगेटिव लिगेंड भी हैं। पहले न्यूट्रल लिगेंड की बात कर लेते हैं। न्यूट्रल लिगेंड में हमारे पास जो है वो आता है इथाइलिन डायमाइन, इसमें NH2 फिर CH2 फिर CH2 फिर NH2 आ जाता है, तो ये एक बाइडेंटेट लिगेंड है। इसी तरह अगर मैं बात करूं तो ये ऑक्सलेट जो है बेटा, ये एक बाइडेंटेट लिगेंड है, लेकिन ये नेगेटिव लिगेंड होगा तो इसको ऑक्सलेटो बोलेंगे। और जो पहले वाला है वो इथाइलिन डायमाइन जो कि न्यूट्रल लिगेंड है। ये जो आपको स्लाइड में भी ये दोनों चीज़ें शो हो रही हैं। उसके बाद ट्राइडेंटेट लिगेंड आ जाता है। ट्राइडेंटेट लिगेंड जो है वो एक न्यूट्रल लिगेंड जी, उसकी पहले बात करेंगे। डाई इथाइल और ट्राई अमाइन है,
इसको हम इस स्ट्रक्चर आपके सामने है, इसमें 2 दफ़ा CH2 आ रहा है और 3 नाइट्रोजन है जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, तो ये ट्राइडेंटेट लिगेंड बन जाता है, यानी 3 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है। ये जो डेंटेट वर्ड है ये डेंटल से है, जैसे जो क्रैब होता है वो अपने शिकार को अपने अगले 2 दांतों से पकड़ता है, इस तरह कॉन्सेप्ट जो है वो बाइडेंटेट लिगेंड से स्टार्ट हुआ कि जो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके किसी मेटल एटम को बिल्कुल क्रैब की तरह से कैप्चर कर ले तो उसको हम चिलेट कहते हैं। और उस कॉन्सेप्ट पे हम इसे कहते हैं कि जैसे क्रैब ने अपने 2 दांतों से अपने शिकार को पकड़ा, ऐसे ही लिगेंड भी अपने मेटल एटम को कैप्चर करता है बाय बाइंडिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके, तो उसको हम जो है ना वो बाइडेंटेट लिगेंड कह देते हैं। अगर वो 3 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा तो ट्राइडेंटेट लिगेंड हो जाएगा। और इसकी एग्जांपल न्यूट्रल की तो बता दी मैंने कि जो कि हमारे पास डाइथाइल ट्राइअमाइन हो जाएगा और जो नेगेटिव लिगेंड है वो फॉस्फेट आ जाएगा। जो पॉलीडेंटेट लिगेंड है यानी जो 6 साइड्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है, यानी इलेक्ट्रॉन पेयर प्रोवाइड कर सकता है सेंट्रल मेटल एटम को, वो हमारे पास EDTA है, इथाइलिन डायमंड टेट्राएसीटेट। इसमें 4 इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो एसीटेट प्रोवाइड करते हैं जो कि टेट्राएसीटेट है, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर नाइट्रोजन प्रोवाइड करते हैं, तो फिर ये जो है ना वो इथाइलिन डायमंड टेट्राएसीटेट जो है ना वो हेक्साडेंटेट लिगेंड में आ जाता है, जिसको पॉलीडेंटेट लिगेंड का नाम देते हैं हम। अब इनके वाले से कुछ MCQs हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्ट्रक्चर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बेटा आपके सामने दिया गया है, COCl2NH3 और आगे 4 है और आगे क्लोराइड आयन है, तो इनको मैं यहां पे मेंशन कर देता हूं। CO के साथ क्लोरीन है बेटा, NH3 है, टेट्रा और ये क्लोरीन है। अब इन सब के सामने जो इन सब के नीचे कुछ अल्फाबेट्स मेंशन है, तो बेटा जो कोबाल्ट है वो सेंट्रल मेटल एटम है, क्लोरीन और अमाइन ये दोनों लिगेंड्स हैं। अमाइन न्यूट्रल लिगेंड है, क्लोरीन जो है वो नेगेटिव लिगेंड है, और जो बाहर क्लोराइड है वो आयोनाइजेबल जो है वो आयन होता है, जो कि आयन जो ना वो वाटर में जाके आयोनाइज हो सकता है। लेकिन जो इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर आ जाते हैं वो इसके नॉन आयोनाइजेबल जो है वो आयन्स होते हैं, ये सेपरेट नहीं होते। तो फिर क्वेश्चन है विच ऑफ द अबव लेटर डिनोट्स लिगेंड, कौन सी चीज लिगेंड को डिनोट कर रही है बेटा? तो हमारे पास जो क्लोरीन है वो भी और NH3 भी, ये दोनों लिगेंड और ये दोनों एक्स से शो किए जा रहे हैं। पहले ऑप्शन है Q, बीटा ऑप्शन है Y, चार्ली X, डेल्टा Z। तो बेटा X जो है वो लिगेंड है और जो Y है यहाँ पे वो नंबर ऑफ लिगेंड्स हैं जो कि सेंट्रल मेटल एटम को इलेक्ट्रॉन पे डोनेट कर रहे होते हैं। तो ये चूंकि मोनोडेंटेट लिगेंड है तो ये उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा जो कि 6 बनेगा। और जो Q है वो सेंट्रल मेटल एटम है और जो Z है वो आयोनाइजेबल एनाइन है। फिर इस MCQ का चार्ली आंसर। नेक्स्ट MCQ है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्राइडेंटेट लिगेंड, कौन सा ट्राइडेंटेट लिगेंड है? पहले ऑप्शन एसीटेट आयन मोनोडेंटेट लिगेंड है, बीटा ऑप्शन फॉस्फेट आयन ये ट्राइडेंटेट लिगेंड है, चौथा ऑप्शन ऑक्सलेट आयन जो कि बाइडेंटेट लिगेंड है, डेल्टा ऑप्शन हाइड्रोजीन ये भी बाइडेंटेट लिगेंड में आता है। तो ये आंसर एक्सप्लेनेशन में भी सारे लिगेंड्स की जो ना क्लासिफिकेशन आपके सामने है, तो दिस MCQ का बीटा आंसर। नेक्स्ट स्लाइड है नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो है वो बेटा कुछ रिकमेंडेशंस हैं जो कि IUPAC ने प्रोवाइड की हैं, उनके लिए कुछ रूल्स हैं जिनको हमने फॉलो करना है, और उन रूल्स को समझने के लिए मैं आपके सामने ये डिफरेंट एग्जाम्पल को कंसिडर करता हूँ। अब बेटा रूल ये है कि जो पॉजिटिव स्पीशी है उसका नाम पहले लिखा जाएगा, पहला रूल। उसके बाद जो भी लिगेंड होगा उसकी तादाद जो है वो मेंशन की जाएगी कि अगर वो 1 है तो मोनो नहीं लिखना, लेकिन अगर वो 2 हैं तो डाई, 3 है तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा, 5 है तो पेंटा, 6 है तो हेक्सा, हम इसको लिखेंगे। उसके बाद जो है ना वो लिगेंड का नेम होगा, अगर वो नेगेटिव लिगेंड है तो उसके नाम के अंदर में O आएगा, जैसे CN जो है वो नेगेटिव लिगेंड है तो सियानो आ जाएगा। और अगर इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाए, जैसे यहाँ पे देखें पोटाशियम जो है वो एक न्यूट्रल जो है ना वो यहाँ पे तो न्यूट्रलाइज हो रहा है, लेकिन अगर हम बात करें इसको पीरियोडिक टेबल में तो पहले ग्रुप में है, पहले ग्रुप में इसका चार्ज +1 होता है, तो 1 एटम +1 है, 4 एटम +4 हो जाएगा, तो इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर -4 चार्ज आ जाएगा। अगर यहाँ पे माइनस आ गया तो फिर आयरन के नेम के एंड में 8 आएगा, यानी फेरेट नाम बनेगा। तो अगर फर्ज करें यहाँ कॉपर होता है क्यूपरेट, अगर यहाँ पे प्लाटिनम होता है तो प्लाटिनेट, अगर यहाँ पे कोबाल्ट होता है तो कोबाल्टेट, मैंगनीज होता है मैंगनेट, एंड अप टू सो ऑन। अब इसमें जो ना वो हमने इन दोनों के चार्जेस को इस तरह से एडजस्ट करना है कि ये आंसर आ जाए। साइनाइड जो है वो एक नेगेटिव लिगेंड है, उसका चार्ज -1 होता है, तो -1 इंटू नंबर ऑफ लिगेंड 6 है, तो -6 हो गया। अब आयरन के ऊपर +2 लिखना पड़ेगा ताकि -6 + 2 आंसर -4 हो जाए। अब इसका जो नेम लिखना है हमने, वो नेम क्या होगा बेटा? वो नेम ये है कि पोटेशियम का नेम सबसे पहले आ जाएगा। पोटेशियम में नंबर मेंशन नहीं करेंगे, यानी टेट्रा पोटेशियम नहीं लिखना, सिर्फ पोटेशियम आएगा।
फिर ये लिगेंड की तादाद जो कि 6 है तो हेक्सा, नेगेटिव लिगेंड है सियानो, और यहाँ पे नेगेटिव है तो फेरेट, और यहाँ पे जो चार्ज होगा वो बेटा रोमन में उस मेटल के बाद लिखा जाएगा फेरेट 2, जो बेटा इसका नेम बन जाएगा। इसी तरह बिल्कुल इसको भी मेंशन करते हैं, ये भी हमने एक एमसी को छोड़ा हुआ था, उसको देखते हैं कि पोटाशियम +1 × 3 ये +3 हो जाएगा और यहाँ पे -3। अब नाइट्रो जो है वो नेगेटिव लिगेंड है, -1 × 6 -6 और +3, तो ये -6 +3 आंसर जो है वो -3 आ जाएगा। तो उसमें हमसे क्वेश्चन ये पूछा गया था कि कोबाल्ट का चार्ज क्या होगा, तो यहाँ पे बेटा +3 बनता है। अब इसका नेम क्या लिखेंगे, सबसे पहले पोटेशियम आ जाएगा बेटा, पोटेशियम के बाद लिगेंड की तादाद जो कि हेक्सा होगी, फिर नाइट्रो आ जाएगा, कोबाल्टेट आ जाएगा क्योंकि यहाँ नेगेटिव है तो कोबाल्टेट इस तरह लिखा जाएगा, और उसके बाद कोबाल्ट पे जो चार्ज है वो 3 लिख देंगे, तो पोटाशियम हेक्सा नाइट्रो कोबाल्टेट 3 इसका जो है ना वो IUPAC नेम बन जाएगा। अगर इसको देखते हैं बेटा तो ये जो है इसके शुरू में कोई मेटल नहीं है, तो बाद वाला जो एनाइन है वो -2 है, तो फिर इसमें +2 आ जाएगा। इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे अगर +2 चार्ज आ जाए फिर अब मेटल का नेम अपना आएगा, यानी आपको क्यूपरेट नहीं लिखना बल्कि कॉपर लिखेंगे। NH3 एक न्यूट्रल लिगेंड है 0, उसका चार्ज होगा 0 × 4 0 हो जाएगा, +2 बेटा इस पे आ जाएगा। अब इसका नेम पहले सबसे पहले लिगेंड की जो तादाद है टेट्रा, फिर न्यूट्रल लिगेंड है अमाइन आ जाएगा, फिर कॉपर आ जाएगा, कॉपर के बाद उसका जो चार्ज है 2 जो कि रोमन में लिखना है, और उसके बाद सल्फेट जो है जो कि बाहर एनाइन है उसको लिखा जाएगा। न्यूट्रल लिगेंड है ना, शुरू में कुछ है ना एंड पे कुछ है, तो 0 चार्ज होगा। ये न्यूट्रल लिगेंड भी है और न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स भी है, इस पर 0 चार्ज है क्योंकि शुरू में और एंड पे कुछ नहीं है, तो 0 × 4 0 हो गया, ये भी 0। तो सबसे पहले लिगेंड की तादाद टेट्रा, फिर कार्बोनाइल वर्ड आ जाएगा, और उसके बाद निकल, और निकल के बाद उसका चार्ज 0 यहाँ पे मेंशन करेंगे। तो ये बेटा उनकी नोमेनक्लेचर के वाले से कुछ एग्जांपल्स थी जिनको हमने देखा। नेगेटिव लिगेंड जो है उनके नाम गेट में वो आता है, न्यूट्रल लिगेंड को वैसे के वैसे लिख देते हैं। ये सारे बेटा हमने उसके रूल्स देख लिए। अब इससे रिलेटेड कुछ MCQs हैं। तो पहला MCQ है द करेक्ट फार्मूला ऑफ द टेट्रा अमाइन एक्वा ब्रोमो कोबाल्ट 3 नाइट्रेट। बेटा टेट्रा अमाइन है यानी 4 अमाइन होने चाहिए, फिर एक्वा है यानी 1 वाटर होना चाहिए, और फिर ब्रोमो है 1 ब्रोमो होना चाहिए, और कोबाल्ट जो ना होना चाहिए। तो बेटा सबसे पहले टेट्रा अमाइन देखें आप, टेट्रा अमाइन जो है ना वो आपको सब में नज़र आ रहा है, फिर वाटर भी है, ब्रोमो भी है, और जो डेल्टा ऑप्शन उसमें NO लिखा हुआ है, यानी डेल्टा ऑप्शन हमारा आंसर नहीं हो सकता क्योंकि उसमें NO ब्रैकेट के अंदर आ गया, वो तो पॉसिबल नहीं है। डेल्टा ऑप्शन माइनस हो गई। अब हमारे पास जो ऑप्शंस रह गई हैं बेटा वो रह गई हैं अल्फा बीटा और चार्ली। अब अल्फा बीटा चार्ली में हम देखते हैं कि हमारा आंसर किससे मैच करता है। जो हमारे पास अल्फा ऑप्शन है उसमें कोबाल्ट के साथ ब्रोमीन है और फिर NH3 और वाटर है। तो बड़ा रूल ये है, नेम का रूल डिफरेंट है और फार्मूला जो लिखा जाएगा उसका रूल डिफरेंट है। जब आपने नेम लिखना है तो सबसे पहले न्यूट्रल लिगेंड का नाम आएगा, फिर नेगेटिव लिगेंड्स के नेम आएंगे जो कि अल्फाबेटिक ऑर्डर में होंगे। अगर न्यूट्रल लिगेंड एक से ज़्यादा है तो उनको भी अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखेंगे, लेकिन अगर एक्वा अमाइन आ जाए फिर अमाइन पहले आएगा एक्वा बाद में, क्योंकि दोनों ए से स्टार्ट होते हैं। फिर सेकंड अल्फाबेट को देखा जाएगा कौन पहले आता है, तो अमाइन में ए के बाद एम आता है और एक्वा में ए के बाद क्यू आता है, तो अमाइन पहले लिखा जाएगा, इसलिए टेट्रा अमाइन के बाद एक्वा लिखा हुआ है। लेकिन जब आपने इसका फार्मूला लिखना है तो उसमें भी वही कॉन्सेप्ट कि पहले उसको लिखा जाएगा जो अल्फाबेटिकली पहले आता है। इसी तरह से अगर NH3 और जो ना वाटर आगे हैं तो फिर NH3 पहले आएगा और वाटर बाद में आएगा, क्योंकि एक्वा अमाइन का कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। लेकिन फार्मूला लिखते हुए न्यूट्रल लिगेंड से भी पहले नेगेटिव लिगेंड आते हैं। अगर नेगेटिव लिगेंड एक से ज़्यादा है तो उनको भी अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखा जाएगा। यहाँ पे एक ही नेगेटिव लिगेंड है जो कि ब्रोमो है, तो ब्रोमो जो है वो पहले नंबर पे 3 ऑप्शन में आ रहा है जो कि हमारे पास अल्फा बीटा चार्ली है। अब हमने देखना है कि ब्रोमो के बाद किसको आना चाहिए। ब्रोमो के बाद NH3 आना चाहिए, फिर वाटर आना चाहिए, और उसके बाद NO3 जो है वो ब्रैकेट के कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर आना चाहिए, जो कि हमारे पास जो है वो अल्फा ऑप्शन में मेंशन है। बीटा में वाटर पहले लिख दिया उसने, और चार्ली में उसने ब्रोमो को 2 दफ़ा लिखा हुआ जो कि पॉसिबल नहीं है। तो फिर इस MCQ का अल्फा आंसर। अब बेटा नेक्स्ट MCQ है कोऑर्डिनेशन नंबर एंड द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द क्रोमियम इन K3CrC2O4 होल थ्राइस आर रेस्पेक्टिवली। कोऑर्डिनेशन नंबर जो है बेटा ये बाइडेंटेट लिगेंड है, तो बाइडेंटेट लिगेंड जो है वो हर एक लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन पर डोनेट करता है। 3 है तो ये डबल हो जाएंगे, 6 उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। 6 कोऑर्डिनेशन नंबर जो है सिर्फ एक ही ऑप्शन मेंशन है जो कि चार्ली में है, क्योंकि अल्फा में कोऑर्डिनेशन नंबर पहले 4 है, बीटा में 3 है, चार्ली 6 और डेल्टा 3। फिर 6 के हवाले से तो सिर्फ एक ही ऑप्शन बनती है, और अगर उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट देखी जाए मतलब वो +3 बनेगी, क्योंकि पोटाशियम +3 है। इसको अगर मैं यहाँ पे मेंशन करूँ बेटा तो ये इस तरह से बनेगा K3 कोबाल्ट
C2O4 होल थ्राइस। ये +1 है, ये 3, ये -3, -2 इंटू 3 -6, तो +3 इस पे चार्ज आएगा, तो फिर कोबाल्ट का जो चार्ज है वो +3 हो गया। क्रोमियम था यहाँ पे, क्रोमियम या कोबाल्ट जो है ना उस पर चार्ज तो +3 ही बनना है, तो फिर क्रोमियम का जो चार्ज है वो +3 और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो कि पहले आना चाहिए वो 6 है, क्योंकि चार्ली ऑप्शन में मेंशन है, तो इस एमसीक्यू का चार्ली आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू है कार्बोनेट इज अ डैश लिगेंड। कार्बोनेट कौन सा लिगेंड है? पहली ऑप्शन है टेट्राडेंटेट, बीटा ऑप्शन है बाइडेंटेट, चार्ली हेक्साडेंटेट और डेल्टा ट्राइडेंटेट। बेटा ये बाइडेंटेट लिगेंड है जो कि बीटा ऑप्शन में मेंशन है, तो इस एमसीक्यू का बीटा आंसर। ये बेटा लास्ट टॉपिक है ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस। कॉम्प्लेक्सेस की जो ज्योमेट्री बेटा ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही होती है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है उनकी हाइब्रिडाइजेशन है। अगर sp हाइब्रिडाइजेशन है तो फिर मैं इसको AB2 कैटेगरी कहता हूँ। AB2 कैटेगरी यानी एक जो ट्रांजिशन मेटल है उसके साथ 2 लिगेंड अटैच होंगे, तो ये लीनियर शेप होगी। अगर sp3 है, खासतौर पे मैंगनीज, जिंक और निकल जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में, मैंगनीज +2 में और जिंक +2 में जो है ना वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन को शो करते हैं, जो कि टेट्राहेड्रल होती है। स्क्वायर प्लेनर DsP2 होती है बेटा, कॉपर +2 हालत में ये शो करता है, उसके आगे एग्जाम्पल भी लिखी हुई है, तो ये जो ना स्क्वायर प्लेनर शेप में DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होगी। नेक्स्ट बेटा वो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है, DsP3 जो है उसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है, और आयरन जो है वो 5 कार्बोनाइल के साथ जुड़ा हो, तो ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल जो है ना ज्योमेट्री शो करता है। DsP3 हाइब्रिडाइजेशन इसकी जो है वो हाइब्रिडाइजेशन है। ऑक्टाहेड्रल D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है बेटा, आयरन +2 +3, क्रोमियम +3 और प्लाटिनम +4 जो है उसकी कॉम्प्लेक्सेस यानी 6 लिगेंड्स जब अटैच होंगे तो ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री शो करते हैं, और D2sp3 इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी। इन सब की ज्योमेट्री को मैंने यहाँ पे जो ना बना लिया है। एग्जाम्पल ये MnCl4 बेटा, ये जो ना वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहा है, तो ये टेट्राहेड्रल है। यहाँ पे ये DsP2 हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहा है, तो फिर ये स्क्वायर प्लेनर है। यहाँ पे ये DsP3 हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहा है, तो ये ट्राइगोनल, और ये ऊपर की तरफ एक पिरामिड बनता है। इसी तरह जो ना वो नीचे की तरफ एक पिरामिड बनता है, तो ये ट्राइगोनल बायपिरामिडल शेप बनती है। और ये जो शेप है ये पहले एक स्क्वायर है, लेकिन जो ये वाला है ये ऊपर की तरफ एक जो ना वो ऐसे जो खैमा सा बन जाता है, और ये नीचे की तरफ भी ऐसे ही बनता है, तो ये ऑक्टाहेड्रल शेप जो है वो कहलाती है, जो कि कोबाल्ट की है। और D2sp3 इसकी हाइब्रिडाइजेशन है, जो कि डिफरेंट जो ना हमने शेप्स विद हाइब्रिडाइजेशन कंसिडर कर ली है। सब उनकी ज्योमेट्रीज है बेटा, स्लाइड में भी आपके सामने शो हो रही हैं। ये बेटा अब इनसे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज हैं। ट्रांजिशन मेटल कॉमनली शो विच टाइप ऑफ ज्योमेट्री? ट्रांजिशन मेटल कौन सी टाइप की ज्योमेट्री कॉमनली शो करते हैं? पहले ऑप्शन है स्क्वायर प्लेनर, बीटा ऑप्शन है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, चार्ली ऑक्टाहेड्रल, डेल्टा लीनियर। तो बेटा जो कॉमनली ये शो करते हैं वो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होती है, जो कि चार्ली ऑप्शन में मेंशन है, तो इस एमसीक्यू का चार्ली आंसर। नेक्स्ट है द ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ डैश टेकिंग प्लेस इन द वैलेंस शेल ऑफ द सेंट्रल एटम और आयन। ये बेटा जो ज्योमेट्री है कॉम्प्लेक्स की वो डिपेंड करती है उनकी टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन पे। तो पहली ऑप्शन है प्रोटोनेशन, बीटा ऑप्शन ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन, चार्ली डी प्रोटोनेटिंग और डेल्टा ऑप्शन डिसोसिएशन। तो इस एमसीक्यू का फिर बीटा आंसर होगा ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट एमसीक्यू है इन द कॉम्प्लेक्स ऑफ कॉपर के साथ बेटा 4 साइनाइड हैं और एज ए होल उसके ऊपर -3 चार्ज है, तो ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन ऑक्सीडेशन स्टेट एंड नंबर ऑफ द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द कॉपर आयन इज। बेटा यहाँ पे कॉपर पे सबसे पहले आप देखेंगे कि चार्ज क्या बनेगा, उस चार्ज के वाले से हम इसकी ऑप्शन को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो इस कॉम्प्लेक्स को लिखते हैं। कॉपर है बेटा, उसके साथ साइनाइड है जो कि 4 साइनाइड है, और एज ए होल इसके ऊपर जो चार्ज उसने मेंशन किया है वो -3 है। अब बेटा साइनाइड -1 होता है इंटू 4, तो ये -4 हो जाएगा, और इसका आंसर -3 लाना है तो इस पर +1 चार्ज आएगा। अब कॉपर की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो आप जानते हैं 29, उसके बाद आर्गॉन आता है, आर्गॉन के बाद 3D जो है ना वो 10 होता है, और 4s जो है ना 1 होता है। तो अगर कॉपर +1 है बेटा तो 4s में से इलेक्ट्रॉन माइनस हो जाएगा, 4s 0 हो जाएगा। डी फुली फिल्ड आ गया। अब डी फुली फिल्ड आएगा बेटा तो इसका मतलब ये है कि इसमें DsP2 जो है वो हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व नहीं हो सकती, क्योंकि डी तो फुली फिल्ड हो गया। तो जब डी फुली फिल्ड हो गया तो फिर जो ऑप्शन है पहली DsP2 और जो डेल्टा ऑप्शन है DsP2 ये ऑप्शन माइनस हो गए। अब हमारे पास बीटा और चार्ली ऑप्शन दोनों रहेगी, दोनों में sp3 है। अब अपने देखना है कि उसमें चार्ज जो है वो क्या है, क्योंकि पहले नंबर पे ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन थी और दूसरे नंबर पे उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट थी जो कि +1 है। तो पहले नंबर पे आपने देखना है कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन कहाँ पे है, दूसरे नंबर पे जो है ना उसका चार्ज +1। तो ये बेटा हमारे पास जो है वो चार्ली ऑप्शन मेंशन है, क्योंकि बीटा में sp3 के बाद +2 चार्ज लिखा हुआ है। तो जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो तो 0 बनते हैं, उसके अंदर कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। तो फिर हमारे पास चार्ली इसका आंसर होगा sp3 +1 और 0। नेक्स्ट एमसीक्यू है द गिवन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज अ टाइप ऑफ सिंपल कैटायन एंड कॉम्प्लेक्स एनाइन। ये बड़ा कंपाउंड आपके सामने है पोटाशियम
जो है ना वो हमारे पास ये फेरोसाइनाइड कहलाता है। ये पोटाशियम हेक्सासियानोफेरेट भी कहते हैं हम इसे, अभी हमने इसको डिस्कस भी किया था। द सेंट्रल मेटल एटम और आयन अलॉन्ग विद द लिगेंड इज कॉल्ड, तो सेंट्रल मेटल एटम और आयन को जो इकट्ठे एक ब्रैकेट में लिखे जाते हैं उसे क्या कहा जाता है, उसे बड़ा कोऑर्डिनेशन सफीर कहा जाता है। पहली ऑप्शन है कॉम्प्लेक्स आयन, बीटा ऑप्शन है लिगेंड, चार्ली कोऑर्डिनेशन सफीर, डेल्टा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। फिर इस एमसीक्यू का चार्ली आंसर होगा, क्योंकि उसने पूछा था कि दो चीजें सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड दोनों मिला के जो ना उनको क्या कहते हैं, उनको बड़ा कोऑर्डिनेशन सफीयर जो है ना वो कहते हैं, क्योंकि ये दोनों मिला के ब्रैकेट के तौर पर लिखे जाते हैं, ये कोऑर्डिनेशन सफीयर कहलाते हैं, जो कि चार्ली ऑप्शन में मेंशन है। तो एमसीक्यू का चार्ली आंसर। ये था बेटा आज का टॉपिक। उम्मीद है कि आपको ये बातें समझ आ गई होंगी।